कि ग्रैहम गूच, कीथ फ्लेचर, इमरान खान जैसे व्यक्तित्व का मैंने इंग्लिश में इंटरव्यू किया। कई लोगों ने मुझसे कहा कि व्हेन आई वाज टॉकिंग टू ग्रैहम गूच इट वाज लुकिंग लाइक टू इंग्लिशमैन आर टॉकिंग टुगेदर। तात्पर्य ये कहने का कि आप जब भाषा को जानते हैं तो आपके वो भाषा कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मैं इंग्लैंड गया था लॉर्ड्स टेस्ट मैच देखने और मैंने रैना से कहा था कि आई वांट टू मीट सचिन तेंदुलकर 1-1, क्योंकि सचिन तेंदुलकर से उस वक्त क्या आज की तारीख में हिंदुस्तान में उसके पास उतना समय नहीं, क्योंकि घिरे रहते हैं वो अपने प्रशंसकों से। तो मैं इंग्लैंड में होटल क्राउन प्लाजा में ठहरे हुए थे और रैना ने जिक्र किया था कि हमारे सर आने वाले हैं, तो मैं गया उसके कमरे में। मैंने अपने प्रशिक्षार्थियों के बारे में आपको कोच ही बता सकता है। रैना उस वक्त स्थापित हो चुका था। लेकिन मैंने एक बात कही सचिन से कि हमारे कॉलेज में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन होता है, लेकिन मेहनत के बारे में, चाहे वो पानी बरसता हो चाहे तूफान आता हो, क्रिकेट बंद नहीं होता था। मैं बहुत लकी हूं कि आज मैं एक ऐसे शख्स के साथ बैठा हूं जो मेरे पहले गुरु हैं क्रिकेट के, और मतलब इनको देखकर हम बड़े हुए हैं, हमारा क्रिकेट बड़ा हुआ है, क्रिकेट जवान हुआ है। दीपक शर्मा सर, और यूपी और इंडिया में कोई ऐसा होगा जो क्रिकेट से जुड़ा होगा जो दीपक सर को नहीं जानता होगा। तो हम डायरेक्ट दीपक सर से ही सुनते हैं उनकी सारी कहानी। सर, मुझे ये तो पता है कि आप स्पोर्ट्स कॉलेज में जब मैं आया था तो आप मेरे गुरु थे, मेरे बरेली में उससे भी पहले गुरु थे, लेकिन उससे पहले की से मैं जर्नी शुरू करना चाहता हूँ। बहुत पुरानी बात है, क्योंकि मैं बरेली का निवासी हूँ और बरेली कॉलेज में अध्ययन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और इंटर यूनिवर्सिटी जिसे कहते हैं, अंतर विश्वविद्यालय आगरा यूनिवर्सिटी की ओर से खेलता था मैं। और बरेली में अध्ययन के साथ ही साथ काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी इंटर यूनिवर्सिटी 3-4 साल मैंने लगातार की। इसके बाद बरेली में जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने पूरा किया हिस्ट्री में, उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, राष्ट्रीय खेल कूद संस्थान पटियाला से मैंने कोचिंग में रेगुलर कोर्स किया टू बिकम ए क्वालिफाइड कोच। और मुझे प्रसन्नता है कि मैं जिस जहाँ पर पहुँचना चाहता था कोचिंग के तौर पे, क्योंकि वो शुरुआती तौर पे कह सकते हैं कि लॉन्चिंग पैड था, NIS जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर भी सौभाग्य मेरा था कि मैंने पूरे NIS में सर्वोच्च स्थान ग्रहण किया, टॉप किया इंडियन इंस्टीट्यूट में। इसके बाद मेरे सामने दो विकल्प थे, या तो मैं स्पोर्ट्स कॉलेज में एज ए कोच ज्वाइन करूं, और उसके साथ ही एक और ऑप्शन था मेरे सामने हरीश जी कि मुझको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पटियाला में भी एज ए कोच का अपॉइंटमेंट मिल गया था। सर, मुझे ऐसे याद पड़ता है कि जैसे बरेली स्टेडियम में मैंने आपको देखा था, और यू वर वन ऑफ द फाइनेस्ट लेग स्पिनर इन दैट एरा। तो और मुझे ऐसे भी ध्यान पड़ता है कि आपने बहुत यंग एज में ही कोचिंग की तरफ रुझान आपका हो गया था, या लेकिन आप उसमें भी तो खेल सकते थे। मेरी समझ से तो रणजी भी खेल सकते थे बड़े आसानी से, जिस तरह का आपकी बॉलिंग थी, मुझे ऐसे याद आ रहा है। बड़ा अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि ये बात कई लोगों ने मुझसे कही, क्योंकि अपने वक्त में मैं एक अच्छा ऑलराउंडर था, और जब मैं पंजाब में भी था, पटियाला में 1 साल लगातार वहाँ कुछ मैचेस भी वीकेंड्स पे खेलता था, और काफ़ी सक्सेस भी मुझे मिलती थी। लेकिन एक बात हरीश, एक और बात बहुत स्पष्ट है कि पूर्व में खिलाड़ियों के लिए एक संसाधन उतने नहीं थे कि आपको कोई जॉब सिक्योरिटी हो। या तो आप भारतीय टीम तक पहुँचे, और जो जिस वक्त मैं खेलता था एक्टिव क्रिकेट जिसे कह सकते हैं 75, 76, 77 में दौर था, जिस वक्त जो आज की तारीख में तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी, लेकिन उस वक्त ऐसा मुझको लगता था कि बहुत जस्टिफाइड सिलेक्शन नहीं हो पाते थे। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, और मुझे ऐसा लगता था कि
कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जी क्योंकि आज की तारीख में सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, न्यूज़पेपर बहुत एक्टिव हैं और इकाइयां काफी एक्टिव हैं जी डिस्ट्रिक्ट की। जी। उस वक्त ऐसा माहौल नहीं था। अभी हम जो सर की जर्नी में चलेंगे उससे पहले मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि सर इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं वो मेरे लिए बड़ी सरप्राइज की बात है, क्योंकि सर अंग्रेजी में इतनी महारत हासिल है। जब हम स्पोर्ट्स कॉलेज में आए थे तो सर और अरुण भारद्वाज सर जो हमारे उस समय वरिष्ठ कोच थे, ये दोनों अंग्रेजी के अलावा हिंदी का एक शब्द नहीं बोलते थे। और हम ठेठ बरेली के और कानपुर के, लखनऊ के, जिनको मतलब अंग्रेजी में शायद गर्ल की स्पेलिंग और इस तरह की स्पेलिंग भी नहीं आती थी, और ये हमसे क्रिकेट में हमें सिखाते क्रिकेट लैंग्वेज इंग्लिश दैट टाइम। तो उस समय सर हम लोगों को अंग्रेजी में सिखाते सब। अब वो उसमें से 90% बाउंस हो जाती थी हम लोगों की, लेकिन क्योंकि ये खुद एक्टिव इतने थे तो खेल के बता देते, तो हमें समझ में आ जाता था कि भाई ये ऑफ साइड में ऐसे खेलना है या लेग स्पिन ऐसे करना है। तो लेकिन अंग्रेजी जो बोलते थे वो तो हमारे साथ बाउंस ही हो जाती थी। हरीश, ये जो बात तुमने कही बहुत, जिससे कहना चाहिए जो हमारे श्रोता हैं, जो हमारे दर्शक हैं, इनको भी समझना चाहिए, क्योंकि हर भाषा का आना बहुत ज़रूरी भी होता है। और वास्तविकता ये है कि अंग्रेज़ी के माध्यम से कई अच्छी किताबें पढ़ना, और मैंने अपने जीवन में इंग्लिश को भी काफ़ी वरीयता दी, और जिससे मैंने कहना चाहिए मैं भाग्यशाली भी था कि मुझे दूरदर्शन में मैं एक टेस्ट कमेंट्री करी एज ए हिंदी कमेंटेटर। अच्छा। लेकिन साथ में मुझे 2-3 मौके मिले जब दिल्ली से ये बात हुई कि एक इंग्लिश कमेंटेटर मोइनुद्दौला हॉक स्टेडियम जो पटना में है, वहाँ पर एक इंटरनेशनल मैच था तो जिसमें कि इंग्लिश का कमेंटेटर नहीं आया था। तो वहाँ से दिल्ली से डायरेक्टर जनरल ने कहा कि दीपक जी से इंग्लिश में कराइए क्योंकि स्पीच इंग्लिश वेरी वेल। तो मैंने उस मैच में इंग्लिश में करी कमेंट्री। 2-3 मैच मुझे मिले। तो अब बात आपने करी स्पोर्ट्स कॉलेज की, तो अरुण भारद्वाज जी मेरे बड़े भाई जैसे थे, हम लोग आपस में बात करते थे, लेकिन थोड़ा सा विचार मतभेद है आपसे यहाँ पर कि मैं जब इंग्लिश बोलता था उसके बाद फौरन तर्जुमा करके उसका हिंदी का रूपांतर जरूर करता था। उसके पीछे एक रीज़न था, क्योंकि कई बच्चों ने, कई खिलाड़ियों ने, कई शिक्षार्थियों ने इस बात को बाद में भी स्वीकारा कि जैसे मैंने कोई भी कहा कि हाउ टू प्ले फ्रंट टू ट्राई, यू हैव टू कीप योर हेड डाउन एंड दिस हाउ यू कीप द बॉल डाउन। ये आप सर आपका बॉल के ऊपर रहेगा तभी बॉल नीचे रहेगी। उसका कारण ये था कि बच्चों को इंग्लिश में कह के बताना, क्योंकि बिना उसके संभव नहीं कि आप किसी अच्छे, आप नेशनल लेवल का क्रिकेट खेला, आपका इंटरव्यू होना है तो, और वो इंग्लिश में बात कर रहा है तो आपको समझना पहले आना चाहिए। तो मेरी ये कोशिश रहती थी कि मैं इंग्लिश में बताने के बाद फौरन उसका तर्जुमा जरूर कर दूं। सर आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं वही कह रहा था कि जो अंग्रेजी का जुल्म आपने हम बच्चों पे किया है, लेकिन आपने जो खुद से करके बता देते था हमारी समझ में वही आता था। वो अंग्रेजी वाला तो समझ में आता नहीं था। यदि आप वो नहीं बताते तो हम शायद इतने अच्छे खिलाड़ी नहीं बन पाते। तो लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि उतनी उम्र में आपने जो इंग्लिश बोल के, आप दोनों को साथ में इंग्लिश बोल के हमें इस काबिल कर दिया था कि जब हम स्पोर्ट्स कॉलेज से बाहर निकले तो हम अंग्रेजी समझ लेते थे। जब बोल चाहे नहीं पाते, धीरे धीरे बोलना भी आया, लेकिन उस समय तक ये हो गया था कि अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द हमें समझ में आते थे कि भाई हमारे गुरु लोगों ने बता रखे हैं। हरीश, क्योंकि बात तुमने कही है, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ जिसका मुझको बहुत लाभ मिला इंग्लिश के जानने का। मुझे गर्व होता है, मुझे कभी भी इसका अहंकार नहीं रहा कि ग्रैहम गूच, कीथ फ्लेचर, इमरान खान जैसे व्यक्तित्व का मैंने इंग्लिश में इंटरव्यू किया। और कई लोगों ने मुझसे कहा कि व्हेन आई वाज टॉकिंग टू ग्रैहम गूच इट वाज लुकिंग लाइक टू इंग्लिशमैन आर टॉकिंग टुगेदर। तात्पर्य ये कहने का कि आप जब भाषा को जानते हैं तो आपके वो भाषा कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कारण क्या कि अभी भी हेडन को हम लोग ने बुलाया था, क्योंकि मैं यूपी से मैं इस वक्त कार्यरत हूँ, तो हेडन का 5-6 दिन का टूर था और कोचिंग करी बच्चों को। तो मैं बराबर उनके साथ खड़ा था, हेडन के साथ में, जो हेडन की इंग्लिश को इंडियन क्रिकेटर को समझना आसान नहीं है, तो मैं उसका तर्जुमा करना पड़ता है। तो ये ज़रूरी है कि ये एक खेल ऐसा है कि आप किताब नहीं अच्छी पढ़ सकते, क्योंकि जितनी भी अच्छी किताबें इंग्लिश की, क्रिकेट की, वो इंग्लिश में ही है। तो जाहिर है कि
आपको हिंदी भी आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं और यहाँ भाषाएं हिंदी बोली जाती है, और इसका भी मुझे बहुत गर्व है। और प्रश्न किया है हरीश ने, क्योंकि ये बहुत रहस्य वाली बातें हैं, और मुझे हिंदी अच्छा बोलने की आदत से कहीं ज़्यादा मेरी शिक्षा भी ऐसी हुई, क्योंकि मेरी जो माता जी थी वो विदुषी महिला थी जी। वो राष्ट्रीय स्तर की कवित्री थी, डॉक्टर सुधा रानी शर्मा। हाँ। और उन्होंने गोपाल दास नीरज, गोविंद व्यास, काका हाथरसी के साथ में मंचन किया। अच्छा। तो हिंदी कहीं भी गलत ना हो तो घर से वह शिक्षा होती थी। और ये तो छोड़ दीजिए, मेरे पिताजी को इंग्लिश और उर्दू का बहुत अच्छा ज्ञान था। ओके। और जब हम लोग मैच खेलने के बाद आते थे तो उसके बाद मेरे पिताजी, ये बात बाद में मुझे पता चली जब कि मुझसे क्यों पूछते हैं कि उसको आप पूरी तरह से विस्तार से बताइए मैच में क्या हुआ। अच्छा। और उसके बाद जब मैच के बारे में मैं बताता था जी। तो जाहिर है कि एक आध जगह पर मुझको टोक देते थे कि ये तुमने जो बात कही है इसको फिर से बोलना। तो मुझको उस वक्त अच्छा नहीं लगता था, तो उसमें कहाँ पर नुक्ता लगना चाहिए, कहाँ नहीं लगना चाहिए, उसको संशोधित करके ठीक करना था। अच्छा। तो ये कहते हैं ये घर से ही आपको भाषा का ज्ञान घर से शुरू होता है। राइट। तो उसकी वजह से भी मैं उनको प्रणाम, और हमारी माता और पिताजी की वजह से शायद ये ठीक हुई। राइट। अच्छा सर, बहुत सारे लोगों को, क्या मुझे भी नहीं पता, आप अपने क्रिकेटिंग कैरियर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि किस मैच में आपको याद पड़ता है कि आपने बहुत विकेट लिए हो या रन बनाए हो कुछ ऐसे, क्योंकि इतनी पुरानी बात होगी ना कि लोगों को पता नहीं है, लेकिन मैं उस इरा में ले जाना चाहता हूँ लोगों को। तो इंटरयूनिवर्सिटी मैचेस थे, आगरा यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे हम। आपने वो बात कही तो मैं उस वक्त में भी जाना चाहूँगा। और इलाहाबाद में मैचेस थे, आज की तारीख में प्रयागराज जिसको कहते हैं जी। और बहुत अच्छी टीम थी, पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम थी, खेल रही थी। और मेरे सबसे बड़े भाई शरद शर्मा जी भी मेरे साथ खेलते, उनका लास्ट ईयर था, मेरा शायद वो पहला साल था। ओके। तो उस मैच में एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि किन्हीं वजह से कुछ आगरा यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों को ऑब्जेक्शन, किसी वजह से मुझे याद नहीं टेक्निकल क्या ऑब्जेक्शन था, कि हम लोग केवल 9 खिलाड़ियों से मैच खेल रहे थे, 2 शॉट थे। तो ऐसी परिस्थितियों में तो एक स्पिनर के लिए भी और मुश्किल होती कि 2 फील्डर कम हो जाते हैं और बैटिंग में भी कम हो जाते हैं। तो उस मैच में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उस मैच में हम लोग चेस कर रहे थे उनकी पारी को। उस मैच में हमने 5 विकेट लिए थे और बैटिंग में शायद मैंने 70 और नॉट आउट किए थे, और 9 खिलाड़ियों के बावजूद भी पंजाब यूनिवर्सिटी को मैच हराया था। अच्छा। तो ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहती थी कि जब भी हम खेलते थे, फ्रैंक वॉरेल यहाँ टूर्नामेंट होता था लखनऊ में भी, और कई टूर्नामेंट होते थे स्टेट लेवल के भी। हॉट वेदर भी था। बरेली में भी, बरेली कॉलेज में भी मैचेस होते थे। तो अच्छे मैचेस, क्वालिटी मैचेस में मैं क्या बताऊं कि उस वक्त किलर इंस्टिंक्ट जागती थी, और मुझे मेरी परफॉर्मेंस पर्टिकुलरली बहुत अच्छे मैचेस में अच्छी होती थी। मैं एक छोटा सा और भी आपको एग्जांपल दूं। जब मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला से अपना कोर्स पूरा करके आया तो 3 या 4 महीने के अंतराल में मुझे जॉब, मैंने इंटरव्यू दिया था, तब तक इसका रिज़ल्ट नहीं आया था। तो बरेली स्टेडियम पे मैंने कोचिंग शुरू कर दी, और छोटे छोटे बच्चे थे। उसमें मैं भी था एक। हाँ, तो हाँ बहुत अच्छी बात है। तो उस टीम को मैंने बिल्टअप किया, और वहाँ पे मिस्टर भट्टाचार्य थे, रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर थे। तो मैंने उससे कहा कि एक टूर्नामेंट कराइए और हम उस टूर्नामेंट में हमारी हिस्सेदारी होगी। और तो कहने लगे कि अभी तो आपकी 4-5 महीने की टीम है, आपके बच्चे क्या इतने अभ्यस्त हैं? मैंने कहा देखिए, मैच खेल के ही बच्चे को आप मैच टेम्परामेंट डेवलप करा सकते हैं। तो पहला मैच हमारा था, इनॉग्रल मैच था, जो कि यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स की टीम थी। अच्छा। उससे था। और आप समझ सकते हैं यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अधिकांश खिलाड़ी, 3-4 खिलाड़ी रणजी खिलाड़ी थे, और बाकी भी ज़्यादातर खिलाड़ियों का चयन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में उनके खेल की पारंगतता की वजह से था। तो टीम तो अच्छी थी उनकी, और हमारे यंग बच्चों की टीम थी, और जिन्होंने मुश्किल से 5-5, 6-6 महीने की ट्रेनिंग ली थी। लेकिन मैंने बच्चों से कहा कि
ये मैच संभवतः ये मील का पत्थर साबित होगा आपकी लाइफ में, क्योंकि प्रशिक्षण की दुनिया में अगर किसी खिलाड़ी का ओवर कॉन्फिडेंस लेवल है तो वहीं पर उसका पतन का कारण होता है। तो मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा एहसास किया कि उन्होंने शायद हमको बहुत कम आंका है। तो उस मैच में हमारी टीम ने शायद 130 रन बनाए थे 40 ओवर के मैच में। और मैं भी टीम में खेल रहा था, मेरा भी योगदान शायद 35-37 रन था। सभी बच्चों से मैंने कहा कि भले ही तुम 15 रन बनाओ, 10 रन बनाओ, लेकिन तुम्हारा योगदान होना चाहिए। जब उनकी टीम हरीश बैटिंग करने आई तो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में थी और उसी को हमने वहाँ पर किल किया और उनकी टीम ऑल आउट हो गई थी 85 रन पे। अच्छा। तो आज की तारीख में भी कई बच्चे जो कि आजकल कई रिटायर भी हो गए, वो जब भी मुझे मिलते हैं तो शायद दंडवत होके प्रणाम करते हैं। उन्होंने कहा कि क्रिकेट दीपक जी आपने सिखाई थी उस दिन। राइट। तात्पर्य कहने का कि उस वक्त मुझको शायद ये मेरा भी ट्रिगर लेवल था कि परहैप्स आई कैन डू कोचिंग बेटर, क्योंकि कोचिंग जो एक फील्ड है उसमें आपके एक्सप्लेनेशन, डेमोन्स्ट्रेशन और मोटिवेशन दे तीनों फैक्टर होने चाहिए, तब मिला के आप एक अच्छे खिलाड़ी को बनाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मैचेस थे, इसका जिक्र करना कम अवधि में बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट मैचेस होते हैं जहां पर आपको काफ़ी कुछ सफलता जब मिलती है तो याद भी रहती है। राइट। सर, जैसे आपने बोला कि आपके पास 2 ऑप्शन थे, या तो NIS पटियाला में आप क्रिकेट के लिए कोच हो जाते, एक स्पोर्ट्स कॉलेज का ऑप्शन था, तो आपने फिर स्पोर्ट्स कॉलेज का ऑप्शन क्यों चुना? मैंने आपसे बताया कि स्पोर्ट्स कॉलेज में ऑप्शन चुनने के 2 कारण थे कि जिस वक्त मैंने ज्वाइन किया था स्पोर्ट्स कॉलेज, उस दौरान का उस अवधि में आप यकीन मानिए कि यूपी के खिलाड़ियों का कोई भी नामो निशान नहीं था अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। हमेशा से मेरे जीवन में रहा, जहाँ पर अंधकार है वहाँ पे एक लौ भी बहुत प्रकाशमान कर सकती है। तो मुझको लगा कि अगर हमारा उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, अगर मैं यहाँ पर अच्छी कोचिंग करूँ, क्योंकि यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉलेज एक अच्छी संस्था है और काफ़ी विशाल, आपने देखा होगा कैंपस भी, आप खुद भी वहाँ पर प्रशिक्षार्थी रहे, कि यहाँ पर ट्रेनिंग दूंगा तो शायद बहुत चौंकाने वाले नतीजे मैं दे सकता हूँ। तो वो वजह थी, और एक चुने हुए खिलाड़ियों को लंबी अवधि पे बराबर ट्रेन करने से आपको नतीजे बहुत अच्छे मिल सकते हैं, ये मेरा कन्विक्शन था। क्योंकि ये कॉन्फिडेंस के लेवल से जब मैं था, तो आप कह सकते हैं कि बहुत यंग एज से में आप उस लेवल पर कैसे सोच सकते हैं। लेकिन मैंने जिस वक्त स्पोर्ट्स कॉलेज ज्वाइन किया, उस वक्त मेरे दिमाग में स्पोर्ट्स कॉलेज के शुरुआत के 5 वर्ष नहीं थे, बल्कि आने वाले 20 वर्ष भी थे, जहाँ पर मैंने सोचा कि शायद मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ पैदा कर सकूंगा। तो ये एक विशेष वजह थी, और शायद वक्त ने सही भी साबित किया उसको। ओके सर, मुझे याद पड़ता है आप शायद 78 में जी। तो मैं जिस समय जब मेरा एडमिशन हुआ था वो 78 ही था जी, उसी साल आप भी आए थे। तो मैंने ये पाया कि आपने कुछ इनोवेशन भी उस समय किए थे। मुझे याद पड़ता है कि आपने एक मैच कराया था जो स्पोर्ट्स कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट थे उनके बीच में, और उस समय शायद पहली बार शायद टर्फ का कुछ ऐसा मैच था, शायद शुरुआती दौर था वो। तो उसमें आपने, नॉर्मली तो मैच होता ख़त्म हो जाता है, लेकिन आपने, मुझे अच्छी से याद है क्योंकि मैंने उस समय कुछ कमाल किया था। मैं फील्ड में था और शॉर्ट लेग पर, तो मैंने उसमें 5-6 कैच लिए थे मैंने। तो आपने मुझे एक बहुत अच्छा सा पेन एक गिफ्ट किया था उस समय, और उस समय उस तरह से आपने एक एप्रिसिएशन देना शुरू किया था बच्चों को कि कुछ ना कुछ गिफ्ट आप देते थे, चाहे वो आपके छोटा सा ही होता था, लेकिन वो बच्चों को लगता था यार दीपक सर ने दिया है, तो वो सहज के रखते थे और उस तरीके से एक मोटिवेशन मिलता था। तो ये एक शुरुआत आपने वहाँ पर की थी, उसकी याद है कुछ आपको? हरीश, बहुत विस्तृत बात, इसका प्रश्न का उत्तर बहुत विस्तृत होता है, लेकिन मैं इस बात को मैंने शुरुआत में भी कहा कि सक्सेसफुल कोचिंग इज एंटायरली बेस्ड ऑन
3 डिफरेंट फैक्टर्स। हाँ। आपको अपने विषय का ज्ञान यानी प्रशिक्षण का पूरा ज्ञान होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन अच्छा होना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन अच्छा होना चाहिए, फाइंडिंग आउट द मिस्टेक, बच्चे की मिस्टेक क्या है उस पर भी नज़र होनी चाहिए, और जो सबसे सर्वोपरि है वो मोटिवेशन है। तात्पर्य ये है कि जब कोई भी खिलाड़ी जब शुरुआत के 30 रन 40 रन भी बनाता है तो अपने कोच की ओर देखता है कि कोच क्या हमारी प्रशंसा कर रहे हैं कि नहीं। तात्पर्य ये भी है कहने का कि मैंने जीवन में एक बड़ी, जैसे आपको स्मरण है कि मैंने एक पेन दिया, लेकिन वो आज भी आपको याद है। क्यों? क्योंकि खिलाड़ी के दिमाग में होता है कि मेरा नाम स्पष्ट तौर पे मेरे मानस पटल पे स्थापित हो गया। ये भी है बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या हुआ कि बाद के दौर में भी मैंने, चाहे कितने भी बच्चे हों हमारे, ट्रेनिंग्स बढ़ते गए, कॉलेज की जैसे उपलब्धियां अच्छी होती गई, तो मैंने बाद में 3 ग्राउंड कर दिए थे स्पोर्ट्स कॉलेज में। बहुत लेट की बात कर रहा हूँ, 2005-07 की बात है। पहले 1 ग्राउंड था, फिर 2, फिर 3। मैंने कहा कि हर ग्राउंड का अपना ग्रुप होना चाहिए। अगर आप सपोज करो ग्रुप ए सबसे वरिष्ठ, सबसे सक्सेसफुल, ग्रुप बी जो कि लड़के टैलेंटेड लेकिन उतने ही टैलेंटेड, जो सबसे छोटा वर्ग है जिसको कि ट्रेनिंग और लेनी है, तो मैं करता था कि अगर सी ग्रुप में आपने परफॉर्मेंस अच्छा किया तो आपका माइग्रेशन ग्रुप बी में होगा, बी के बाद ए में होगा, आप कॉलेज की टीम में तब आएंगे। तात्पर्य ये कहने का कि हरीश कॉलेज की टीम का रिप्रेजेंटेशन करना ये बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि स्पोर्ट्स कॉलेज के छात्र जब हमारे यूपी की टीम में सिलेक्शन में जाते थे तो एसोसिएशन में जब यूपी की टीम बनती थी तो उसमें लगभग 5 से 6 खिलाड़ी हमारे कॉलेज के ही होते थे। तो कॉलेज की टीम में आना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं लड़कों को संघर्ष करने की लेवल तक लाता था कि इस कॉलेज की टीम में आने के लिए संघर्ष करो, और जाहिर है कि उसका मोटिवेशन का बहुत फर्क पड़ा। ये सर, अब इस जर्नी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब मुझे याद आता है क्रिकेट में सबसे पहले शायद भूपेंद्र सिंह ने इंडिया खेला था, जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच था लखनऊ में। वो पहले भूपेंद्र सिंह खिलाड़ी थे। तो उससे पहले या उसके बाद के बारे में आप बताइए थोड़ा सा, भूपेंद्र सिंह के बारे में बताइए थोड़ा, क्योंकि जो जहाँ तक मुझे याद है भूपेंद्र सिंह इन द फील्ड, मतलब एज ए फील्डर या एज ए ऑन द बेंच, ही वॉज वेरी calm, or you can say lazy, but in the field, in the match, during the batting time, he was extraordinary. वो कहते हैं आज की ज़बान में, क्रिकेट की ज़बान में कहा जाता है लेजी एलिगेंस। कि एक ऐसा मस्त व्यक्ति जो कि लेजी तो लगता है लेकिन जब बॉल आती है तो बहुत एक्टिव होता है। तो भूपेंद्र को लोगों ने गलत आंका, मैंने तो सही आंका था कि उसकी प्रतिभा विलक्षण प्रतिभा थी, और जब वो मेरे ख्याल से तो स्पिनर के खिलाफ तो वो उसकी बैटिंग में शायद आज की तारीख में अगर तुलना की जाए तो, हालांकि तुलना 2 खिलाड़ियों के बीच में करना बड़ा मुश्किल है। जैसे आप इंजमामुल हक को समझिए, इसकी तुलना समझिए कि इंजमामुल हक को देख के कोई नहीं कह सकता होगा कि ये इतने ज़बरदस्त स्ट्रोक लेगा, तो वो भी भूपेंद्र सिंह की तरह। अभी मेरी बात हो रही थी भूपेंद्र सिंह से, बात है कुछ ही महीने पहले की, तो उसने एक और बढ़िया बात बताई। उसने कहा सर, जो स्पिनर के खिलाफ में बहुत अच्छा क्यों था ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा बताओ भाई, प्रशिक्षार्थी रहे तो। कहने लगा आप मेरे को नेट में बॉलिंग बहुत करते थे, और लेग स्पिन जो भी कोई बॉलर आता था लेग स्पिनर, वो कोई ट्रबल कर ही नहीं पाता था, क्योंकि हरीश, मैं उसका कहना था कि लेग स्पिनर जैसे आप थे, हमारे बारे में उसका कहना था कि आपकी बहुत क्वालिटी बॉलिंग होती थी, आपकी गुगली और स्लीपर सब मैं खेलता था, तो मुझे लेग स्पिनर ने कभी परेशान नहीं किया, और लेग स्पिनर को बहुत अच्छा खेलता था। और स्पिनर के खिलाफ अच्छा होने की वजह थी कि आप जैसा व्यक्ति जब मुझे बॉलिंग करता था तो मैं किसी और को भी खेलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। तात्पर्य ये कहने का कि बच्चे की अपनी ये लगन रहती है, और बच्चे की अपना जैसे कहना प्रतिभा है। जाहिर है कि भूपेंद्र सिंह हमारे स्पोर्ट्स कॉलेज का पहला अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी था। 1981-82 उसने पाकिस्तान के खिलाफ भी मैच खेला, लखनऊ में भी उसका डेब्यू था। उसके बाद हमको
काफ़ी कुछ जिसे कहना चाहिए आभास हुआ, कॉन्फिडेंस हुआ कि कई बच्चे भी खेल सकते हैं। फिर सलीम अहमद था, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर था, उसने इंडिया खेला, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला। बहुत बच्चे उन्होंने खेला, सुनील उपाध्याय थे और मृत्युंजय त्रिपाठी ने जूनियर वर्ल्ड कप, राजदीपक भारद्वाज, अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर, वेस्ट इंडीज का टूर किया, मनोज सिंह थे। और हमारा खिलाड़ियों के हर साल का सिलसिला ये होने लगा, हर साल में एक एक खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय होने लगे। और स्पोर्ट्स कॉलेज बहुत प्रोमिनेंटली राष्ट्रीय स्तर पे, जिसका नाम तब लिया जाने लगा जब हमारे स्पोर्ट्स कॉलेज के रुद्र प्रताप सिंह, आरपी सिंह और सुरेश रैना ने सीनियर टीम में प्रतिभाग किया। और ये बात मैं इसलिए भी कहता हूँ क्योंकि कभी कभी कोई संस्था, कोई स्टेट एक दो खिलाड़ियों के नाम से जानी जाती है, लेकिन ये स्पोर्ट्स कॉलेज में मेरे क्रिकेट के लगभग 17 खिलाड़ियों ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया। जूनियर विश्व कप को मिला के, जूनियर क्रिकेट को, इंडिया की अंडर 19 टीम को मिला के, तो मेरे ख्याल से शायद थोड़ी बहुत मेहनत तो मैंने की होगी, जिसकी वजह से शायद वो आए हों। विलक्षण प्रतिभा के धनी थे वो सभी खिलाड़ी, तभी उन्होंने वहाँ पर खेला। लेकिन एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि प्रशिक्षण का कार्यक्रम लगता तो बहुत आसान है, लेकिन होता कठिन है, क्योंकि उसमें आपको खिलाड़ियों के साथ में लगन, परिश्रम, कमिटमेंट के लेवल से आपको काम करना पड़ेगा, तपस्या के साथ में। और उसकी ग्रोथ चार्ट को आपको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग देखना पड़ेगा। कई ऐसे मौके आते थे जब स्पोर्ट्स कॉलेज में छुट्टियां होती थी, लेकिन हमारे क्रिकेट के लड़के छुट्टियों पर घर नहीं जाते थे। उनको लगता था कि शायद ये मौका है जिसमें और अच्छा प्रशिक्षण हो जाएगा हमारा। तो कमिटमेंट लेवल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। कमिटमेंट लेवल जब अच्छा होगा तो वो आपके नतीजे बहुत अच्छे आएंगे। तो कई बच्चों ने रणजी ट्रॉफी भी खेला। हिमांशु असनोरा एक लड़का था हमारा। और इस आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, एक और खिलाड़ी बहुत अच्छा था, मोहम्मद सैफ, जो आज भी रणजी खेल रहा है हमारे रेलवे से, यूपी से भी रणजी खेलता था। तो कई बच्चों ने स्पोर्ट्स कॉलेज का नाम रोशन किया। ये कैफ का भाई है? कैफ का भाई सैफ दूसरा था। अच्छा, ये सैफ है बनारस का है, मोहम्मद सैफ है। अच्छा। और ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। अच्छा। सैफ भी हमारा ट्रेनी था। अच्छा। जो कैफ का छोटा भाई था। अच्छा, और उसने भी रणजी खेला। अच्छा। और कैफ का बड़ा भाई आसिफ भी हमारा ट्रेनी था। अच्छा। और इस प्रोग्राम के ज़रिए जो एक बहुत जाबाज खिलाड़ी हमारे कॉलेज का हुआ, जिसके लिए कि मुझे थोड़ा सा अफसोस भी होता है कि उसका भारतीय टीम में चयन अवश्य होना चाहिए था। वो आशीष विष्णु जैदी था और विलक्षण प्रतिभा का धनी था। उसने परफॉर्मेंस भी दिए थे। आप ताज्जुब करोगे, हरीश की हरियाणा के खिलाफ, कपिल देव की टीम के खिलाफ उसने एक इनिंग में 9 विकेट लिए थे रणजी में, और कपिल को शायद 4 या 5 विकेट मिले थे। अच्छा। तो ये अकेले दम पे उसने बहुत मैचेस जिताए। विश्व कप, जूनियर विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ उसने 9 विकेट लिए। ये उस वक्त के दौर का खिलाड़ी है ये वकार यूनिस। और उसने बताया एक बार जैदी ने कि वकार यूनिस ने मुझसे पूछा, या तुम इंडिया, तुमको कलर नहीं मिला सीनियर्स में? तो महज इत्तेफाक है, क्योंकि हर एक खिलाड़ी इंडिया नहीं खेल पाता, लेकिन उस खिलाड़ी ने बहुत चौंकाने वाले नतीजे दिए थे। रणजी ट्रॉफी में भी एज ए मीडियम फास्ट बॉलर हाईएस्ट विकेट हैं यूपी की रणजी की टीम के लिए। तो वो भी बहुत अच्छा खिलाड़ी रहा हमारा। ओके जी। सर, मुझे याद पड़ता है कि जब राजदीपक भारद्वाज का जब सिलेक्शन हुआ टीम में, तो उस समय क्योंकि वो हमारे समकक्ष था, हमारे साथ का एक खिलाड़ी था, तो उस समय मुझे लगता था कि यार हम में क्या कमी है, हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो उस समय एक ये फीलिंग आती थी। लेकिन जैसे हम बड़े हुए और दुनिया को जाना, तो उस समय को याद करते हैं कि जब राजदीपक के समय को, तो फिर एहसास होता है कि यार आपने उतनी मेहनत नहीं की थी जितनी मेहनत राजदीपक ने की थी। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना ही पड़ता है, उसके बिना नहीं होगा। चाहे कितना भी सिलेक्शन वाइज कह लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन कमी जो मुझे ऐसे लगता है कि कमी आप में होती है और आप दोस्त दूसरे को देते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि राजदीपक ने जितनी मेहनत की थी, उस समय देखता था
तो मैं नहीं करता था उतनी मेहनत जितनी मेहनत उसने की थी। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इसका जवाब मैं दूसरे तरीके से देना चाहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में बहुत से प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया और अधिकांश जो हमारे स्पोर्ट्स कॉलेज के छात्र चयनित होके आते थे स्पोर्ट्स कॉलेज में, जाहिर है कि मूलभूत और बुनियादी उनमें टैलेंट होता था, किसी का कम किसी का ज़्यादा। लेकिन एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता था, कोई लड़का राष्ट्रीय स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाता था और कोई लड़का नहीं जा पाता था, जबकि दो बराबर विलक्षण प्रतिभा दोनों में थी बराबर, लेकिन एक चला जाता था एक नहीं जाता था। इसका कारण क्या था? क्योंकि मैंने देखा है कि जब खिलाड़ी में बहुत ज़बरदस्त टैलेंट होता है तो कुछ 20% तो क्या 50% से ज़्यादा उसको गलत फहमी होती है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसकी वजह क्या होती है कि उसमें टैलेंट इतना है कि वो कभी कभी शायद सोच भी सकता है कि मुझे इतनी प्रैक्टिस की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं अगर सुबह उठ के आता हूँ और मुझे सीधा मैच खेलता हूँ तो मुझे अगर हाफ वॉली है तो मैं ड्राइव करूँगा तो एकदम बहुत अच्छा जाएगा ड्राइव। अगर बॉल थोड़ा शॉर्ट होगा मैं पुल मारूंगा बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन दो बराबर प्रतिभा के खिलाड़ी, एक बच्चा ऊपर चला जाता है और एक बच्चा वहीं रह जाता है। वो कमिटमेंट और हार्ड वर्क की वजह से, कमी की वजह से होता है। वही बच्चा जो दूसरा खिलाड़ी जो अपने कोच के प्रशिक्षण को बहुत बारीकी से सुनता है और उस कमिटमेंट लेवल के साथ चलता है, वो जाहिर है कि ऊपर चला जाता है। तात्पर्य कहने का कि हमारे 17 खिलाड़ी इंडिया कैसे खेल पाए, ये बात मैंने जिक्र किया सचिन तेंदुलकर से भी आप ताज्जुब करोगे, क्योंकि लॉर्ड्स का मैच देखा था, रैना उस मैच में खेल रहा था, तो मेरी ख्वाहिश थी कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड देखूं मैं और मैच होता हुआ देखूं। तो मैं इंग्लैंड गया था लॉर्ड्स टेस्ट मैच देखने और मैंने रैना से कहा था कि आई वांट टू मीट सचिन तेंदुलकर 1-to-1, क्योंकि सचिन तेंदुलकर से उस वक्त क्या आज की तारीख में हिंदुस्तान में उसके पास उतना समय नहीं, क्योंकि घिरे रहते हैं वो अपने प्रशंसकों से। तो मैं इंग्लैंड में होटल क्राउन प्लाजा में ठहरे हुए थे और रैना ने जिक्र किया था कि हमारे सर आने वाले हैं, तो मैं गया उसके कमरे में। मैंने अपने अपने प्रशिक्षार्थियों के बारे में आपको कोच ही बता सकता है। रैना उस वक्त स्थापित हो चुका था, लेकिन मैंने एक बात कही सचिन से कि हमारे कॉलेज में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन होता है, लेकिन मेहनत के बारे में, चाहे वो पानी बरसता हो चाहे तूफान आता हो, क्रिकेट बंद नहीं होता था। कई दफ़े ऐसा भी हुआ है कि सीमेंट विकेट में पानी को पोंछा लगा के वहाँ बैटिंग कराते थे, पानी बंद होने का इंतजार करते थे। मिलिट्री टाइप ऑफ ट्रेनिंग कराई जाती थी। इसमें इसकी वजह से बड़ा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर पानी बरस रहा है तो मैं बच्चों को एथलेटिक ग्राउंड पे आपको मैं दिखाऊंगा, जो सिंथेटिक ट्रैक आ गया, वहाँ पे शेड था, वहाँ पे बैठा के थ्योरी क्लासेस लेता था कोचिंग की, और मैं कहता था कि तुम्हारा समय नहीं खराब होना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहता। फिर एस्ट्रोटर्फ आ गया था, वहाँ पे भी खेलता था। इस कड़ी में मैं बात यहाँ पर भी कहना चाहूँगा आरपी सिंह के बारे में। उसने भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेला बहुत अर्ली स्टेज में। आरपी सिंह ने बहुत अच्छे सक्सेसफुल स्टोरी, 2007 वर्ल्ड कप में था, वो T20 का चैंपियन था। उस खिलाड़ी में भी जो ज़बरदस्त कमिटमेंट लेवल था, और रायबरेली के प्लेस का जगह का खिलाड़ी, लेकिन उसकी मेहनत वाकई आप यकीन मानिए कि उसकी काबिलियत भी इतनी अच्छी थी कि हरीश आरपी सिंह के अगर आप रिकॉर्ड्स देखें तो उसने सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन के विकेट लिए हैं। इंजमामुल हक का भी विकेट लिया, बेल का विकेट लिया, पीटरसन का विकेट लिया, हेसी का विकेट लिया। तो कई दफ़े तो मैं उससे डिस्कस भी करता था। मैं भी कभी कभी अपने ट्रेनी से बात यूं करता था, क्योंकि मैं भी कोचिंग में भी सीखना चाहता था। आप ताज्जुब करोगे कि कोचिंग आपकी वहीं ख़त्म हो जाती जब आप खुद भी सीखने की क्षमता नहीं हो। तो मैंने एक बार आरपी सिंह से कहा कि जब ये शुरुआत में इसका सिलेक्शन हुआ था इंडिया की प्रोबेबल्स में, तो गांगुली वाज लीडिंग द साइड जी। और ये खिलाड़ी अगर ये इंटरव्यू सुने इस बात को समझें ज़रूर। मैंने आरपी से कहा कि दादा बहुत अच्छी तरीके से
कप्तानी करते हैं और यंगस्टर्स को ऊपर लाते हैं, तो उसके साथ में बात ज़रूर करना, उससे पूछना अपने बारे में कि हमको क्या करना चाहिए और इम्प्रूव करने के लिए। तो आरपी ने मुझे जिक्र किया कि दादा ने मुझसे एक बात कही कि देखो आरपी, तुम बहुत टैलेंटेड हो तभी यहाँ तक तुम आए हो, लेकिन ध्यान रखना जब इंटरनेशनल मैच होता है तो जो दूसरा खिलाड़ी जो दूसरे एंड पे बैटिंग कर रहा है, तुमको बहुत साबित करने के लिए कि तुम अच्छे बॉलर नहीं हो, वो कुछ ऐसे स्ट्रोक्स खेलेगा जैसे कि तुमको निकल के स्टेप आउट करके मार देगा। तुम मीडियम फास्ट बॉलर हो, तुमको लिफ्ट कर देगा, तो तुम मॉरली डाउन होता है कि भाई ये कौन सा स्ट्रोक खेल लिया। लेकिन तुम्हारी जिससे कहना चाहिए टैलेंट में कमी नहीं है। तो आरपी ने पूछा कि मुझको इन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए अगर बैट्समैन मुझको शुरुआत में अटैक करता है। तो दादा ने उससे कहा था कि इन परिस्थितियों में तुमको अपनी लाइन और लेंथ नहीं चेंज करनी चाहिए। जनरली लोग चेंज कर देते हैं कि शॉट करने लगते हैं कि आगे निकला है तो थोड़ा शॉट करें, तो फिर उसमें आपको लाइन चेंज होगी तो फिर आप अपने बॉलर ही नहीं रहेंगे। बिल्कुल। तो कहने लगा आरपी की एक ट्रायल मैच हुआ था और इत्तेफाक से सौरव गांगुली मेरे सामने खड़े थे और उस मैच में उन्होंने निकल के मुझे बाहर ही मार दिया और ये पहले ओवर की दूसरी गेंद पे मारा। तो क्योंकि उन्होंने मुझे खुद ही बताया था, मैंने लाइन लेंथ पकड़ के गेंद करी और तीसरे चौथे ओवर में उनका विकेट मिल गया। तो ये दिस इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। तो ये अच्छा, आरपी के बारे में कहना चाहता हूँ कि वो बहुत जाबाज खिलाड़ी रहा और उसने बहुत यंग एज में बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरीज उसकी थी। तो ये बच्चे कॉलेज के जितने भी हमारे हुए थे उनसे हमारा संवाद बहुत होता था, कम्युनिकेशन बहुत होता था। शायद कोचेस को अपने ट्रेनीज के साथ क्रिकेटिंग कम्युनिकेशन बहुत करना चाहिए, जिससे उनके बारे में पता चले आगे कैसे ग्रोथ चार्ट हो। सर, मैं रैना के बारे में आपसे बात करूंगा, लेकिन रैना से पहले ना मैं एक खिलाड़ी की बात करना चाहता हूं जो आपके समय में हमें लगता था, हम लोगों को लगता था, बिकॉज वो खिलाड़ी हमसे एक साथ सीनियर था, कि ये लड़का ज़रूर इंडिया खेलेगा, नहीं तो रणजी तो खेलेगा ही। क्या आप मेरा हिंट पा रहे हैं कि लवलेश माथुर वाले ग्रुप में था वो लड़का, और वो लगता था कि ये लड़का ऐसा ऑलराउंडर है कि जो मतलब आज भी खेलता तो वो शायद आईपीएल का हिस्सा होता। देखिए, जिसे कहना चाहिए प्रशिक्षार्थियों का बही खाता तो मेरे पास है, क्योंकि आप इसलिए मैं नाम नहीं बता रहा। हाँ, मैं बता देता हूँ। और जाहिर है कि जब मैंने मन से, लगन से, दिल से कोचिंग करी थी तो हर एक खिलाड़ियों के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता था। कुछ इसका कारण भी बताता हूँ। वो हमारा एक जाबाज खिलाड़ी था और ये अपना शुरुआत के बैच के थे खिलाड़ी सुनील सिंह, और उसने कूच बिहार भी खेला, कॉलेज की टीम की कप्तानी भी करी और बहुत शॉर्ट रनअप से बहुत तेज गेंद फेंकता था। आज की तारीख में फिर कहते हैं कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, बुमराह बड़े शॉर्ट रनअप से गेंद फेंकता है, तो वो हमारा बुमराह था उस वक्त का। तो बैटिंग भी बहुत अच्छी करता था। तो शायद सुनील को याद हो ना हो, तो सुनील ने एक मैच में शायद 100 किया था और दूसरे मैच में शायद उसने 70 किए थे। फिर मेरे बात जो मैं कम्युनिकेट करता था, मैं वार्तालाप करता था, संवाद बहुत करता था, तो सुनील मेरे पास आया, कहने लगा सर हमारे और बड़े खिलाड़ियों में क्या फ़र्क है सर, रन हम भी करते हैं वो भी करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि संभवतः इसको थोड़ा सा अभिमान है। अच्छा। और अगर सुनील सुने तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए कि क्रिकेट इसे ग्रेट लेवलर कहा जाता है। ये क्रिकेट लोगों को बराबर करने में बहुत वक्त नहीं लगाता। तो मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, सुनील गावस्कर नाम सुनील उसका भी है, तुम्हारा नाम भी है सुनील, तुम भी सुनील गावस्कर से भी अच्छा बन सकते हो, लेकिन हर मैच को मैच टू मैच लेके चलो। पिछला मैच जो तुमने खेला है वो तुम्हारा रिकॉर्ड हो गया, लेकिन नया मैच आपके लिए एक नया मील का पत्थर तब साबित होगा जब आप नए मैच को फ्रेश स्टार्ट करो और अपने रिकॉर्ड्स की ओर देखो ही मत। आपका काम है ब्रेड एंड बटर की तरह, जैसे आप जब जीवन में आप जाते हो, कमाने जाते हो, तो कमाते चले जाते हो, कमाते चलते हो जब तक आप रिटायर नहीं होते हो। सुनील गावस्कर इज ए रन गेटिंग मशीन, ही यूज्ड टू स्कोर रन्स, हेवी स्कोरिंग किया उसने,
आई थिंक ही स्कोर्ड 774 रन इन द वेस्ट इंडीज सीरीज। तो ये सब एग्जाम्पल्स दिए हैं मैंने। और लेकिन भगवान से मैंने प्रार्थना करी, भगवान इसका परफॉर्मेंस बनी रहे। और यकीन मानिए कि सुनील के नेक्स्ट 3 मैचेस में 10 रन से कम बने। और सुनील ने मुझसे कहा कि आई वांट टू लीव क्रिकेट सर। तात्पर्य कहने का कि अगर उस वक्त ये, क्योंकि क्या होता है कि जैसे मैंने कहा, जिसमें टैलेंट होता है उसको बहुत कुछ करने की क्षमता तो होती है, बहुत कुछ करने की, बहुत जल्दी में करने की वो भी होती है, वहां पर पेशेंस की जरूरत होती है। यू हैव टू हैव ए पेशेंस। तो ही वाज वंडरफुल क्रिकेटर एंड ही कुड डिलीवर द एस्टॉनिशिंग रिजल्ट्स, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता था। और प्रीमेच्योर रिटायरमेंट हुआ मेरे ख्याल से कॉलेज से जाने के बाद। उसने क्रिकेट शायद साल 2 साल बाद खेला होगा। और संभवतः यहाँ पर उसके उदाहरण के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि सुनील शायद क्रिकेट नहीं छोड़ता अगर ये कॉलेज 4 साल नहीं बल्कि 6-8 साल का पाठ्यक्रम होता है यहाँ पर। क्योंकि ऐसे खिलाड़ियों के लिए एक दीर्घ अवधि का प्रशिक्षक जरूरत होने की होती है। कारण क्या है कि हमारे सामने कोच है, ट्रेनी है, जिसने खेला, इंडिया अंडर 19 खेला, उसके बाद में आगे भटक ना जाए तो उसको कोचिंग बराबर की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो होता यहाँ पे कंटिन्यू करता, अगर लखनऊ में होता तो जाहिर है कि मैं क्रिकेट तो नहीं छुड़वाता ना, तो मैं तो कंटिन्यू करता, क्योंकि वो शायद वो कोच नहीं मिले होंगे उसको उस नज़र से नहीं देखा होगा। तो वजह ये हो सकती है कि शायद ही वांटेड टू डू एवरीथिंग वेरी फास्ट। अच्छा, वो कैपेबिलिटीज में कोई कमी नहीं थी। आप बॉलिंग करा लीजिए, वंडरफुल, बैटिंग करा लो तो किलर इंस्टिंक्ट बहुत जबरदस्त, डोमिनेट करता, तभी तो हम कॉलेज टीम कप्तान भी बन गया। तो लेकिन ये जरूर है कि सक्सेस स्टोरीज के साथ में बहुत सी चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। और भाई मैंने दिल की बात थी तो मैंने बता दी। अच्छा, क्योंकि अब मुझे याद पड़ता है कि वो जब बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज था तो सारे सर्टिफिकेट और सब जला दी थी उस समय उन्होंने। और फिर वो समझ में आ गया था कि क्योंकि एक यंग प्लेयर को आप कितना ही समझा सकते हैं या क्या, लेकिन वो दिमाग में एक बार बैठ जाता तो फिर उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज वो विश्व के 5 सर्वश्रेष्ठ योग गुरु में हैं। जब क्रिकेट में नहीं कर पाए लेकिन अपने योग में उन्होंने बहुत नाम। देखिए हरीश, बात को आपको टोक रहा हूँ, ये देखिए प्रभु किस व्यक्ति को किस जगह डालता है ये प्रभु के हाथ में होता है। संभवतः उसने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया, लेकिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अभिशाप में वरदान। आज वो योग गुरु नहीं होता, हो सकता था वो रणजी भी खेलता, हो सकता था कि वो जूनियर इंडिया भी खेल देता, लेकिन आज वो योग गुरु नहीं होता। तो इसमें कोई भी पश्चाताप किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे कई बच्चे इंडिया खेले, कई बच्चे रणजी खेले, कई बच्चे नहीं खेले, लेकिन इसके साथ ही क्योंकि बात से बात निकलती है, कई बच्चों हमारे एक तो खिलाड़ी एसडीएम, आज की तारीख में एसडीएम था वहाँ पर राम जन्मभूमि में, वहाँ पर अयोध्या में, राम प्रकाश कॉलेज का ही छात्र। दूसरा विनय गिल था जो कि डीआईएस हुआ। और यहीं से बच्चे, अगर उन्होंने यूपी खेला जूनियर क्रिकेट में, लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छे थे, तो मैंने उस विलक्षण प्रतिभा के जो धनी है इस कॉलेज के कई क्रिकेट के मेरे छात्र अलग अलग फील्ड में बहुत सक्सेस स्टोरीज भी हैं। वो भी एक अलग अध्याय है, बहुत लंबा कार्यक्रम हो जाएगा। लेकिन क्रिकेट के अलावा मैंने किसी बच्चे को अगर दूसरी तरीके से देखा कि पढ़ाई में भी अच्छा जा सकता है, इसका कम्युनिकेशन में अच्छा जाएगा, इस का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। राजीव मिश्रा करके स्पोर्ट्स कॉलेज का ही छात्र है, इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में कवर कर रहा है मैच। और वो हमारा बहुत अच्छा जिसे कहना चाहिए एंकर है, बहुत अच्छा प्रेजेंटर है क्रिकेट का दुनिया में, उसने बहुत नाम कमाया है। और जाहिर है कि यहाँ से निकला है तो कम्युनिकेशन पे भी हमने बहुत ध्यान दिया। एक वक्त ऐसा था हरीश कि मैं लड़कों को खड़ा करता था, शुरुआत में 5 मिनट मैं कहता था कि हर एक लड़के को किसी को बुला के कि सपोज करो तुम मैन ऑफ द मैच हो, और मैन ऑफ द मैच होने के बाद तुमको बोलने के लिए कहा गया है, समझो हम रवि शास्त्री हैं और तुमको कैसा लगा, तुमको बोलना बहुत ज़रूरी है।
तो वो भी कार्यक्रम कराया हमने, हाँ। वो इसलिए क्योंकि आप कम्युनिकेट करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग जाता है। राइट। तो राजीव मिश्रा ने भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स दिए हमें। क्योंकि आपको याद होगा कि जब हमने जयपुर में जो रियूनियन की थी, उस समय आपने मेरी बुक लॉन्च की थी, तो उस समय मैंने कहा था कि ये ठीक है कि हर एक खिलाड़ी टेस्ट मैच नहीं खेल सकता या रणजी नहीं खेल सकता, लेकिन यहाँ से निकलकर अलग अलग फील्ड में लोगों ने जो अचीव किया है, जो, और उससे भी बड़ी बात यह है कि एक बात तो निश्चित है कि यहाँ से निकलकर एक अच्छा इंसान जीवन में बनेगा, स्पोर्ट्स कॉलेज की एक खासियत है। तो मुझे भी बड़ी खुशी है कि स्पोर्ट्स कॉलेज से निकलकर मैंने फिल्म लाइन में अपने 25-30 साल इतना बड़ा मुकाम हासिल किया और 250-300 फिल्मों का PR किया और फिर फीचर फिल्म बनाई, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। अभी भी मैं 50 साल होने पर स्पोर्ट्स कॉलेज की एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि क्रिकेट में चाहे हम उतना मुकाम हासिल नहीं कर पाए, और मेरे जैसे भी बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन अलग अलग फील्ड में बहुत, जैसे आपने जिक्र किया राम प्रकाश का और उसका। हरीश, सबसे बड़ी बात क्या है कि तुम्हारे बारे में मैं इसके बाद में जिक्र करने ही जा रहा था कि इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि अपने गुरु का साक्षात्कार खुद कर रहे हो, क्योंकि तुमने वो उसको अर्न किया है, उस स्थान को। मुझे गर्व भी होता है, बहुत खुशी होती है कि इस तरह से संघर्ष करने की क्षमता को भी मैंने कॉलेज में अपने प्रशिक्षार्थियों को दिया कि संघर्ष कैसे किया जाता है। आपने कैचेस 4 लगातार पकड़े, बहुत अच्छे फील्डर थे और हमारे अंडर में आपने ट्रेनिंग ली, तो संघर्ष कैसे किया जाता है वो आपने सीखा। और जब यहाँ से जाने के बाद मुंबई जैसे नगरी में उत्तर प्रदेश का बरेली ज़िले का एक व्यक्ति, हालांकि बरेली ज़िले से और भी हुए, लोग तो बताते हैं प्रियंका चोपड़ा भी शायद बरेली तो बहुत से लोग बरेली से हैं, बरेली का मैं भी हूँ। तो कई लोगों ने बड़े अच्छे से मुकाम हासिल किए, जिसमें कि उस श्रेणी में जो कि हम जिसका जिक्र कर रहे थे, जिसमें विनय गिल, राम प्रकाश की श्रेणी में तुम्हारा भी, उसमें हरीश शर्मा का भी आता है। क्योंकि हमें खुशी होती है खास तौर से कि संभवतः हमने जो हमारे छात्रों के गुण थे उस सब गुणों को विकसित किया। कुछ हमारे बच्चे हाईकोर्ट में वकील हैं, तो दैट्स वंडरफुल। इसी श्रेणी में एक लड़का, वो शायद आपसे मुलाकात भी हुई, नरेंद्र सिंह है। नरेंद्र सिंह ने 10 साल से ज़्यादा सर्विसेज रणजी ट्रॉफी खेला, आज भी कोचिंग की फील्ड में है। और वो जो कोचिंग करता तो कानपुर का है, आज भी वो कोचिंग करता, तो उसका कमिटमेंट लेवल, वो कोई कमी नहीं। वो अब संभवतः वो उसके दिमाग में रहता है कि दीपक शर्मा सर जैसे कोचिंग करते हैं मुझे भी करना है, बहुत अच्छी बात है। और उसके भी बहुत अच्छे नतीजे आ रहे हैं। तो जिससे कहना चाहिए कि कई बच्चों ने अपने जीवन में अच्छा काम किया, लेकिन इस कर्म भूमि में कोई बात तो थी, कोई बात तो थी जिसकी वजह से हमारे बच्चे अलग अलग स्थान पे, चाहे आपकी फिल्म डिवीज़न की श्रेणी में हो, चाहे वो कोर्ट के उसमें हो, चाहे आप समझ लीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र में हो, सब बच्चे अब यहाँ से शायद एक और भी गया फुटबॉल का कापड़ी, डीन फैकल्टी बनारस यूनिवर्सिटी में भी है। तो दैट्स वंडरफुल। एक भैरवदत्त है कोच, और वो एक और वो जो उसमें BSF में हरीश, क्या नाम है, नहीं जो एक और है, नाम भूलें, एथलेटिक का था, वो डायरेक्टर जनरल के लेवल पे। तो वो उसमें हरीलाल डायरेक्टर अभी BSF से निकल के अभी वो बड़ी सबसे ऊंची पोस्ट पे पहुंच गया अभी। ताज्जुब करोगे क्योंकि ये बहुत मन की बात वाली जैसी बात हो गई कि एक हमारा कॉलेज में खिलाड़ी था और उसकी स्टोरी मैं बताना ज़रूर चाहूँगा। और जब एक आपने देखा होगा कि एक बेसबॉल के लिए वो शायद वो गोल्डन आर्म की एक योजना थी, जिसमें US की एक टीम आई थी। दे वांटेड टू सर्च थ्रोअर, अच्छा थ्रोअर करना था। और उसमें एक वंस या उसकी फिल्म भी आई थी, याद होगा आपको, गोल्डन आर्म करके। और उसमें उनकी तलाश थी कि जो फास्टेस्ट और सटीक तरीके से फेंकेगा, बॉल को थ्रो करेगा, तो उसको सिलेक्ट करना। अमेरिका की टीम आई थी, तो एथलेटिक का एक खिलाड़ी था रिंकू सिंह, और स्पोर्ट्स कॉलेज का ही खिलाड़ी था। और उसको खिलाड़ी को प्रोत्साहित करने में शायद मेरी भी थोड़ी भूमिका थी कि जब
मैंने उसको कहा कि तुम क्यों नहीं इसमें पार्टिसिपेट करते हो? तो उसने कहा कि सर जी, और वो भदोही का रहने वाला था अच्छा और वो जाना नहीं चाहता था। मैंने कहा कोशिश करो, लखनऊ यूनिवर्सिटी में ट्रायल हुआ था, लखनऊ जोन से उसका सिलेक्शन हुआ। अच्छा और उसके बाद बॉम्बे में उसका बुलाया गया था। तो बॉम्बे में जब बुलाया गया था उसके, तो बॉम्बे में वो जाना नहीं चाह रहा था क्योंकि उसका शायद हाई स्कूल का एग्जाम था यार। तो मैंने उसको प्रोत्साहित किया कि मैंने कहा हो सकता है तुम्हारा गोल्डन आर्म में 1 CR आ जाएगा, 1 करोड़, तो तुम जाओ। और वो कहने लगा कि सर अगर मैंने इम्तहान मिस किया तो मेरे को घर में नहीं घुसने को देंगे। तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारे पिताजी को मैं समझा लूँगा, तुम जाओ। तो बॉम्बे गया था, वो सेलेक्ट हुआ, उसको 1 करोड़ मिला। अच्छा रिंकू सिंह देख लीजिए आप। अच्छा और वो इस वक्त वर्ल्ड में WWE वाला जो फाइट होती थी, जो क्या जैसे कहते हैं आप लोग, रेसलिंग की जो होती थी, उसमें भी उसने पार्टिसिपेट किया। और ही इज डूइंग वेरी वेल। अच्छा और स्पोर्ट्स कॉलेज का ही वो, अच्छा ये बात नहीं मेरे को भी नहीं पता। उसका गोल्डन नाम की जो फिल्म आई बनी हुई थी, आपकी बनी है, एक फीचर फिल्म बनी है, वो उसी की है। ये स्पोर्ट्स कॉलेज का है। ओह वाह, मैं उसका कांटेक्ट नंबर दूंगा। वो इंडिया में भी आ गया है वो। अच्छा। अपनी सेहत बनाता। इस स्पोर्ट्स कॉलेज की कर्म भूमि में पूर्व में मैं बहुत अच्छे लोग नतीजे निकले। कई तो बेचारे आज की तारीख में कई लोगों के बारे में नहीं पता, आप पता लगाइए। उसका रिंकू सिंह था। एक और खिलाड़ी के बारे में, या खिलाड़ी ने भी नहीं बहुत ज़्यादा जिक्र किया, आप लोगों ने भी जिक्र नहीं किया, लेकिन मुझे यह नाम याद आता है, नरेंद्र हिरवानी का। हाँ बिल्कुल। तो उसके बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, नरेंद्र हिरवानी स्पोर्ट्स कॉलेज का, क्योंकि आप भी लेग स्पिनर थे, वो भी लेग स्पिनर था, और वो यहाँ पर 3 साल रहा था। जी जी। और ये बात है 81 82 ऐसी, हाँ मेरे जाने के बाद वाले में आया। और अच्छा स्पिनर लोगों के को बार बार फिर वो मध्य प्रदेश की बात आने लगी। उसका कारण भी था कि उसने यूपी से विजय बच्चन ट्रॉफी खेली थी। अच्छा, अंडर 15। और उसने देखिए स्टार्ट कहाँ से होता है। अब हो सकता है रिकॉर्ड्स में मैं शायद एकदम जिससे सटीक ना बता पाऊँ, लेकिन उसने मध्य प्रदेश के खिलाफ बहुत अच्छी गेंदबाजी करी थी, विकेट्स हासिल किए थे। एक छाप तो छोड़ दीजिए मध्य प्रदेश के, लेकिन उसके बाद उसका यूपी में अंडर 19 में सिलेक्शन नहीं हो रहा था। उसकी वजह थी कि एक खिलाड़ी था यूपी का, आज ही इज नो मोर, लेग स्पिनर था, एक इजरार या कोई था, एक खिलाड़ी था, ऑलरेडी एस्टैब्लिश था, अंडर 19 खेलता था, सिराज, यू आर राइट। तो मेरी बातें होती, वो लगा था खेल रहा था। तो हिरवानी ने भी मुझसे पूछा था कि सर जब तक ये खेल रहा है तब तक तो मेरा नंबर नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त ऐसा था नहीं कि एक ही टीम में 2 लेग स्पिनर खेलें, या तो वो ओवरेज होता या परफॉर्मेंस खराब होता। तो शायद वो अपने तलाश में था। विजय बच्चन खेलने के बाद फिर उसको ठहराव आ गया था, क्योंकि उसने मध्य प्रदेश के खिलाफ विकेट लिए थे। तो मध्य प्रदेश वालों को एक लेग स्पिनर की जरूरत थी, और तत्काल रणजी ट्रॉफी में डाल दिया उन्होंने। और रणजी ट्रॉफी में उसने परफॉर्मेंस किया, तो उसको ऊपर मिल गया सीधा, जिससे कहना चाहिए कि परफॉर्मेंस उसकी एकदम ऊपर हाईलाइट हो गई। लेकिन ये बात सत्य है कि स्पोर्ट्स कॉलेज का ही छात्र था, और हम लोग को खुशी इस बात की थी कि अल्टीमेटली उसको सही स्थान मिला, और उसने आई थिंक बॉब मेसी की बराबरी करी ऑन इट्स डेब्यू, टेकिंग 16 विकेट्स। तो गॉड ब्लेस हिम, ही हैज डन इट वेरी वेल। तो लेकिन ये बात सत्य है कि संभवतः मैं इस बात को हरीश दावे के साथ करता हूँ कि लगन और परिश्रम के साथ यहाँ कोचिंग होती थी, जिसकी वजह से सब नतीजे अच्छे आते थे, बच्चे अच्छे खेलते। राइट। तो सर अभी मैं बात करता हूँ हमारे स्पोर्ट्स कॉलेज के सबसे चमकते सितारे की, सुरेश रैना की, जिन्होंने एक तरह से कहा जाए कि इंडिया की टीम में तो मुकाम बनाया, इंटरनेशनल क्रिकेट पे अपना मुकाम बनाया, लेकिन स्पोर्ट्स कॉलेज को भी मेरी समझ से उन्होंने अपने विशेष इंटरव्यू में, एक इंटरव्यू में हाईलाइट किया। तो उनके बारे में कुछ बताइए, कैसा स्टूडेंट था, कैसा खिलाड़ी था, और जो भी जानकारी आप दे सकते हैं उसके बारे में। सुरेश रैना वही टैलेंटेड तो था जी, तो टैलेंटेड है, मैं था तो वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, क्योंकि आज की तारीख में भी वो क्रिकेट खेल ही रहे। और सुरेश रैना को जो जिससे कहना चाहिए बहुत
परफॉर्मेंस अच्छी किया था। अंडर 14 में स्टार्ट सिलेक्शन हो गया था उसका यूपी का। नहीं, जब वो आया था तो कैसा तब? हाँ भाई, भाई मुरादनगर से था, टैलेंटेड था। अच्छा। उम्र उम्र बहुत कम थी उसमें। हाँ। देखिए कभी कभी ये भी होता है कि जिस बारे में मैं बहुत दावे के साथ कहता हूँ कि यंग बच्चों को अगर आप सही समय पे ट्रेनिंग देंगे जी। तो चौंकाने वाले नतीजे मिलेंगे। ओके। तो सुरेश रैना की परफॉर्मेंस अच्छी होने की वजह यही थी कि हमारा जो सिस्टम था कॉलेज में, हमने ये हमेशा कहा था कि अगर बच्चा 9 क्लास में भी है तो वो सीनियर टीम में अगर खेलने का हकदार है तो उसे खेलना चाहिए। लेकिन हर जगह पे ऐसा नहीं होता है, लोगों को माइग्रेट करने के लिए टाइम देते हैं। तो जब वो 9 क्लास में आया तो उसने जो परफॉर्मेंस देना शुरू करी, कॉलेज की में आपस में हमारे मैचेस होते थे, तो क्लास 10th में हमने उसे सीनियर टीम में खिलाना शुरू कर दिया था। और संभवतः क्लास 10th के बाद 11th में कॉलेज की कैप्टेंसी भी दे दी थी। मैं क्योंकि कभी कभी बड़े मैचेस के बारे में लोग याद दिलाते हैं, तो मैं आपको उन मैचेस से ये बारे में याद दिलाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, जिससे प्रशिक्षण की योजनाएं सफल होती हैं। हम लोग अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की टीमें बुलाते थे और लगातार अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के मोहम्मद शाहिद जो कि रणजी के कप्तान थे, वो बाद में वहाँ के कोच बन गए थे, वो लाते थे यहाँ पे टीम और बेस्ट ऑफ 3 बेस्ट ऑफ 5 मैचेस होते थे। ओके। वो दौर मुझे याद है कि एक मैच में रैना ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के खिलाफ शायद 100 किया था। अच्छा। इसी कॉलेज के ग्राउंड पे। और उस मैच में हमने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लड़के हमसे बड़े ही थे और रैना शायद क्लास 10th में था उस वक्त, इसने 100 किया। मैं मोहम्मद शाहिद से बात कर रहा था। ओके। तो रैना बैटिंग करने के बाद जब मैच समाप्त हो गया तो लोग कूलिंग डाउन कर रहे थे, तो मेरे पास आया। रैना ने मुझसे कहा कि सर मैं कुछ ऑफ स्पिनर के साथ प्रैक्टिस कर लूं, किनारे ही बात करी। तो मैंने कहा, तो तीन ऑफ स्पिनर थे हमारे पास, तीनों को मैंने कहा जाओ प्रैक्टिस कराओ। तो ये मोहम्मद शाहिद देख रहे थे। अच्छा। और उसको उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि सर जी इस बच्चे ने तो 100 किया था। हाँ। तो बोले अभी प्रैक्टिस क्यों कर रहा है? ही वांटेड टू से कि अब तो हो गया ना। तो मैंने कहा आपको इस बात का उत्तर मैं कल दूंगा। अच्छा। उसकी वजह थी, मैं तो जानता था क्योंकि मैं उस बात को मोहम्मद शाहिद को उस वक्त इसलिए नहीं बताना चाहता था कि संभवतः रैना को कुछ ऑफ स्पिनर थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, उसको थोड़ा सा आसान नहीं लग रहा था उनका जो एक ऑफ स्पिनर था। तो ही वांटेड टू प्रैक्टिस कि मैं कल इसको देखूंगा। ठीक है। और नेक्स्ट मैच में उसी ऑफ स्पिनर को उसने मारा। अच्छा। तब मैंने मोहम्मद शाहिद को कहा ये तैयारी उसकी थी। तो देखिए कमिटमेंट लेवल क्लास 10th में ही था ना। कि मैं कैसे अपने स्ट्रोक, देखिए हर स्ट्रोक की एक प्रैक्टिस होती है, बैकफुट पंच, फ्रंट फुट ड्राइव, पुल, हुक, सब शॉट की करनी पड़ती है। लेकिन कहीं ना कहीं कभी कोई व्यक्ति हर एक शॉट में पारंगता लाने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। टैलेंट भी होता है, प्रैक्टिस, तो उसमें ज़बरदस्त लगन था अपने स्ट्रोक को मास्टरी करने के लिए। और कॉलेज में रहते हुए क्यों अच्छा हुआ, क्योंकि उसको हम बराबर अपर सीनियर टीम में डालते गए और सीनियर टीम में हमने बहुत मैचेस खिलाए। आप ताज्जुब करेंगे कि हमारी स्पोर्ट्स कॉलेज की टीम जो वो युग था, जो 90s के बाद में इतनी अच्छी टीमें होती थी। हरीश, तुमने लखनऊ के क्रिकेट को भी जानते हो। लखनऊ की क्रिकेट में किसी न किसी टीम में 1-2 रणजी मिल जाते थे। और जब भी कोई टूर्नामेंट होता था, मुझे बाद में लोगों ने बताया कि लोग देखते थे कि स्पोर्ट्स कॉलेज हमारे ग्रुप में आ गई। यानी कि उनको लगता था ये जो टीम है ये संघर्ष करके मैच हराने का दम रखती है। तो इसमें बच्चों का योगदान है। और दूसरी जो चीज़ है जो शायद लोगों ने देखा है रैना की, वो ज़बरदस्त एक्सीलेंट फील्डर था। मैं एक मैच का जिक्र करना चाहूँगा, राहुल द्रविड़ की कैप्टनसी में भी खेल रहा था रैना शुरुआत में। तो रैना को राहुल द्रविड़ ने स्वीपर पोजीशन पे लिया था, एक बार डीप मिड विकेट लिया था, एक बार डीप स्क्वायर लेग लिया था। तो रैना का नेक्स्ट मैच में मेरे लखनऊ आया था, मैंने मुलाकात हुई या फ़ोन से बात हुई, मुझे एग्जैक्टली वो याद है इस बात को। मैंने रैना से कहा कि तुम यार राहुल भाई को तुम किसी तरीके से मैसेज दो कि मैंने जीवन भर तक वो अटैकिंग पोजीशन से फील्डिंग करी है, कवर पॉइंट पे करी है, शॉर्ट मिड विकेट पे करी है, मतलब ये मैसेज तो दो तुम, क्योंकि तुम्हारे वहाँ पर
निकल के रिजल्ट आएगा। राइट। अच्छा, क्योंकि छोटा था तब भी कोई ऐसा तो था नहीं कि 25 साल का, लेकिन इसने मैसेज दिया होगा, क्या किया होगा। एक मौका मुझे यहाँ पे आपको याद दिलाना चाहता हूँ। ही वॉज फील्डिंग एट कवर पॉइंट, ओके। अट्टापट्टू वॉज बैटिंग। हाँ, क्योंकि रैना की उस दौरान पे जबरदस्त फील्डिंग का प्रदर्शन नहीं हुआ था, तो शायद उसको अंडरस्टिमेट किया भी था उसने। अट्टापट्टू उसने एक स्क्वायर लेग पे धीरे से गेंद को टैप किया और रन के लिए भागा। तो रैना ने स्क्वायर लेग एम्पायर के पास में सिंगल हैंडेड रनिंग ऑन द रन इसने थ्रो किया, और स्टंप उस पर्टिकुलर लाइन में केवल एक ही दिखता है, और थ्रो स्टंप पे लगा, बैट्समैन रन आउट हुआ था। दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ एग्जीबिशन एज ए क्लास फील्डर, वहां पर हुआ। तो फील्डिंग में बहुत जबरदस्त था। उससे क्या होता है कि जब आप बैटिंग करते हो और साथ में फील्डर अच्छे होते हो, तो आप बहुत जल्दी स्थापित होते, क्योंकि एक उस युग में आ गया था जिस युग में फील्डिंग का विशेष महत्व था। हरीश, तुम्हें ये भी याद होगा वक्त, मुझे शायद मालूम है कि नहीं, कि उस दौरान के टेस्ट मैच में कई अच्छे खिलाड़ी जो कि जिसमें मोहिंदर रमन्नाथ होते थे, मंजरेकर होते थे, दे हैड बीन वंडरफुल बैट्समैन, बट दे वर वेरी ऑर्डिनरी फील्डर। बॉल गया, बाउंड्री लाइन पे जा रही, तो बेचारे मोहिंदर रमन्नाथ जी को उनकी बैटिंग के लिए सलाम, लेकिन वो धीरे धीरे जाते थे। लेकिन ये दौर फर्क हो गया, ये आप जान लगा देते हैं क्योंकि रन लेने के लिए दूसरे को। तो रैना ने स्टार्ट किया दिखाना कि इंटरनेशनल क्लास में थे। मोहम्मद कैफ भी अच्छी फील्डिंग करते थे, लेकिन युग वो आने लगा, रैना ने स्थापित किया वी आर द वर्ल्ड क्लास फील्डर्स। राइट। सर, हमारे जो रैना की जैसे बैटिंग की बात करूं या बाकी और खिलाड़ियों की बात करूं, तो उसमें जो हमारे सीमेंटेड विकेट पर जो बैटिंग करने का था, उसका भी बड़ा एडवांटेज मिला शायद, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? देखिए, सीमेंट विकेट का बहुत कम समय में और अर्ली स्टेज में बहुत एडवांटेज है। जैसे स्ट्रोक प्रैक्टिस की बात होती है, जैसे लोगों को गलतफहमी होती है कि सीमेंट विकेट ओल्डन डेज का वक्त था, ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। सीमेंट विकेट में बॉल का बाउंस एकदम इक्वल और इवन रहता है। ऐसा नहीं पाएंगे कि आप जो गेंद को शॉट फेंकें और वो डिफरेंट बाउंस है। टर्फ विकेट में हो सकता है कि कभी गेंद किस दिशा में गिरा, कट हो गया, कुछ हुआ, तो उससे क्या होता है, परफेक्शन करने के लिए, स्ट्रोक्स के परफेक्शन के लिए सीमेंट विकेट बहुत अच्छा है। अर्ली स्टेज में हमारे खिलाड़ी का चयन होता था स्पोर्ट्स कॉलेज में 9th क्लास में, और उस वक्त मैं सीमेंट विकेट पे स्किल प्रैक्टिस बहुत ध्यान देगा, और जैसे ही वो स्किल प्रैक्टिस अच्छी हो जाती थी, तो फिर वो उसको अपने टर्फ विकेट पे डालता था। और टर्फ विकेट में अगर पर्टिकुलरली, ये थोड़ा सा बहुत बारीक बात बता रहा हूँ, अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्रोक में उसकी कोई फॉल्ट लगती थी, मैं कहता था फिर जाओ सीमेंट विकेट में उसी स्ट्रोक को खेल लो, फिर प्रैक्टिस करो। तो एक स्ट्रोक को बार बार जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब मैच में मिलेगा तो आपको परफेक्शन होगा। राइट। तो वो चीज़ें हैं। तो सर, अभी हम रैना की फील्डिंग की बात कर रहे थे, मुझे एक और फील्डर याद आता है हमारे समय में, जिसको हम टाइगर बोलते थे, लवलेश माथुर। उसकी फील्डिंग का भी जवाब नहीं था। आपको ध्यान है उसकी फील्डिंग के? लवलेश माथुर हमारे कॉलेज में हमारी टीम का एक मुख्य सदस्य था, और अच्छा बैटिंग भी करते थे और साथ में फील्डिंग भी अच्छे करते थे। क्योंकि लवलेश माथुर और सुनील की तो फील्डिंग डीप में बहुत अच्छी थी, थ्रोज बहुत अच्छे थे, और इसके साथ में आलोक वर्मा बैटिंग भी करता था, साथ में फील्डिंग भी अच्छी थी। कारण क्या था कि सक्सेस स्टोरी की बात है, सफलता कैसे टीम को मिलती, क्योंकि उस दौर से जब आप गुजरे थे उसके बाद में मैंने थोड़ा परिवर्तन भी किया था। क्योंकि जब मैं कॉलेज में शुरू में आया तो मैंने देखा कि हमारे बच्चे टैलेंटेड हैं, और इनकी परफॉर्मेंस ऊपर के लेवल पे बहुत अच्छी करने के लिए स्किल के साथ में मैच टेम्परमेंट का भी होना बहुत जरूरी है। हमारे समय वो मैच कम थे बहुत। ये मैं बात आपको मैं टच कर रहा हूँ। नरेंद्र सिंह से कभी आप बात करिएगा, नरेंद्र सिंह का दौर था, शायद वो 90s के बैच में था। तो मैंने एक साल में 80 90 मैचेस दिए थे,
और हालत ये हो गया था, इसने मैच का एकदम परवाना हो गया था एकदम, जिसे कहना चाहिए। और ये मैच होता था कि ये इसको बड़ी खुशी मिलती थी। और मैच क्योंकि स्किल प्रैक्टिस भी कराना, जब गैप आता था मैच कराना, हर टूर्नामेंट में हमारी टीम खेलती थी। तो उसका क्या हुआ कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छे होते थे, और उसको मैंने चेंज किया सिस्टम को। और 80s के बाद में 85-86 में जब कॉन्स्टेंटली जितने भी अच्छे टूर्नामेंट हैं, ऐसा नहीं कोई खराब टूर्नामेंट, जो स्टेट चैंपियनशिप हो, हारने का डर नहीं, नेवर वरीड अबाउट द। तो हम लोगों के समय में मैच क्यों नहीं होते थे? देखिए ऐसा था कि ये मैच कम होते थे क्या? मैच होता थोड़ा कम भी होता था, लेकिन उस वक्त मैं यंग था, और मेरे साथ में मेरे एक कलीग भी थे, उनका भी अपना जरिया था कि वो थोड़ा सा कोशिश करते थे कोचिंग ज़्यादा रहे, और विद ड्यू रिस्पेक्ट। तो लेकिन मेरा था कि कोचिंग प्लस मैच, मेरा अपना तरीका क्या था। प्रैक्टिकल तो वही है ना, प्रैक्टिकल वही है। तो मैंने देखे नतीजे क्यों अच्छे आए इसके। जब मैच में जब बच्चा खेलता है तो उसको पीछे बैक पे इतना कॉन्फिडेंस लेवल रहता है कि हमने, अच्छा जैसे आपको मैं एक और जिक्र करूं जी, एक लड़का हमारे कॉलेज में था, पंकज अग्रवाल। कैसे कैसे बच्चे ऊपर आए। पंकज अग्रवाल क्लास 10th में शायद पढ़ रहा था, अच्छा, या 11th की बात थी। और हमारा यहाँ पर लखनऊ में एक सीनियर डिवीज़न लीग का मैच था, इंपॉर्टेंट मैच था, लखनऊ स्टारलेट से मैच था। और उस वक्त ताज़ा ताज़ा इंटरनेशनल मैच खेल के आ रहा था आरपी सिंह सीनियर पेस बॉलर। और ये पंकज अग्रवाल को ही पता था। पंकज अग्रवाल वाज बैटिंग नंबर 3 नंबर 4 पे खेलता था। लेकिन उस दिन ब्रेकफास्ट टेबल पे मेरे बगल में आके बैठ गया। अच्छा, मुझको लगा कुछ कहना चाहता है। तो मैंने कहा बताओ भाई पंकज कैसे, भाई आज तो मैच होगा। आई यूज्ड टू कीप देम इनटू गुड ह्यूमर। मैच के पहले मैं बहुत रिलैक्स रखता था। मेरा तरीका भी था कि उस दौर को शायद तुम मेरे बाकी बच्चों से पूछो, अपने छोटे भाइयों से, कि हमेशा कोशिश करते हैं कि दीपक सर जाएं तो मैच को एकदम रिलैक्स करा दें। तो कहता कि सर आपसे कुछ कहना है। मैंने कहा बोलो। सर मैं आज ओपन करना चाहता हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा तुम सोच रहे हो, मैंने तो सोच लिया था तुमको ओपन कराएं। आई सिंपली टोल्ड हिम, उसको कॉन्फिडेंस देना था ना। मैंने कहा तुम ये सोच रहे थे, मैं सोच के आया था कि तुम आज ओपन करोगे। अच्छा। अब वो क्यों कह रहा था मुझे मालूम था। उसको दिमाग में था आरपी सिंह को मुझे खेलना है, जो कि इंडिया खेल के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आया। ही वांटेड टू प्रूव इट। और उस मैच में हरीश ताज्जुब करोगे, 40 ओवर का मैच होता था, एक बॉलर 8 ओवर से ज्यादा नहीं करता था। पहले 3 ओवर में पंकज अग्रवाल ने आरपी सिंह के 4 बाउंड्री मारी होगी, और उसने शायद पहले 3 ओवर में 30-32 रन दे दिए होंगे। अच्छा। 10-10 रन के हिसाब से। अच्छा वो जबरदस्त गेंद करता था। उसको लगा ये क्या बैट्समैन होगा, और ये दिमाग में इसका कमिटमेंट लेवल था। तो इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फिर सेकंड स्पेल में आया, फिर सेकंड स्पेल में फिर उसने उसके बाद 5 ओवर के बाद आरपी सिंह ने गेंदबाजी नहीं करी, कि इंतजार कर रहा था जब ये आउट। 70 आउट रन किए इसने। तो मैं इंतजार करता था कि कोई एक मैच खिलाड़ी को बहुत बड़ा बना देता है, तो इसलिए मैच जरूर देता था। और उस मैच से ही मैं नतीजे निकालता था। दैट वाज द रीजन। और रणजी भी खेला बाद में पंकज अग्रवाल। राइट। तो सर फिर मुझे थोड़ा से कहते हुए दुख तो नहीं, लेकिन मुझे बुरा लग रहा है कि जो आपके समय में 17 निकले उसके बाद बाकी क्या हुआ फिर? मतलब चीज़ें तो वही थी, सारी चीज़ें, मतलब नई टेक्निक भी मिली, सब चीज़ें भी सहूलियत भी ज़्यादा आई। और तो देखिए मैं स्पोर्ट्स कॉलेज के बारे में संक्षिप्त में बात के बारे के मेरे ख्याल से बेहतर हो कि आप खुद ही वहाँ के जो लोग रहे हैं, कोचेस हैं, उनसे भी जानकारी लेना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कुछ कठिनाइयाँ हों। और दौर में चेंज पे है, क्या सुविधाओं में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ गया, क्योंकि मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लिया था। मुझको ऑफर कर दिया गया था यूपीसीए में एज ए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। तो 2015 में मैं चला गया था। तो उस दौर के बारे में मैं कोई सटीक जानकारी नहीं दे सकता। कारण क्या कि हो सकता है कि वहाँ उस दौर के जो हमारे कोचेस थे 2015 के बाद में, उनकी क्या डिफिकल्टीज थी। क्योंकि देखिए होता, आपको मैं बताऊं कि कभी कभी ये भी होता है, कभी कभी बहुत बड़ी जब सक्सेस स्टोरी हो जाती है तो उसके अगर आप समीप नहीं आते तो आपको कम आंकने लगते हैं। हालांकि
लड़के खेलते होंगे राइट उनके। राइट राइट। लेकिन क्या है कि सब लोग वही उम्मीद करते हैं कि हर साल एक इंटरनेशनल हो जाता है ना, और शायद बहुत बड़ा बेंचमार्क हमने खड़ा कर दिया हो इतना कि लड़के हर सीजन में 5-5 6-6 खेल रहे राइट राइट हो। राइट। तो ये हो सकता है कुछ कठिनाइयां हों उनकी, और उसके बारे में क्या बता सकते हैं वो ज़्यादा बेहतर हो, क्योंकि मेरा तो जब से मैं यूपीसीए में हूँ मेरा कमिटमेंट लेवल कंप्लीट वहीं हो गया, कानपुर में ही पोस्टेड राइट रहा, राइट। तो मैं उसकी सटीक जानकारी देने में शायद उतना समर्थ नहीं हो, ओके। क्योंकि उसके बाद में एक शायद पिछले 3-4 साल से अंडर 12 हो गया, हाँ 12 साल से कम किस नहीं। क्लास? हालांकि दीर्घकालीन योजना होती है, हाँ। 6 साल के लिए आ गए हो, जी जी। और कोचिंग में सिलेक्शन कैसा प्रोसीजर है, हाँ। हमने जो सबसे बड़ा सिस्टम किया था वो सिलेक्शन ट्रायल्स में जी जी। हम लोग की भागीदारी, जो एज ए कोचेस हम लोग थे, हम लोग की भागीदारी बहुत होती थी। तो क्या मुश्किलातें हैं, कोई उसके प्रभावशाली नतीजे निकल सकते हैं, आप उनसे पूछे, उनकी कोई समस्याएं तो नहीं है, क्या वजह है, क्योंकि जाहिर है कि ये कर्म भूमि में फर्टिलिटी तो बहुत है दोस्त। नहीं खिलाड़ी तो निकले और भी, मतलब जूनियर इंडिया भी शायद 2 ही खेले हैं, लेकिन आप सही कह रहे हैं बेंचमार्क इतना हाई हो गया है कि अभी कुछ भी करो तो वो ऐसे लगता है शायद कि ये हो सकता है। है। सब लोग उसी नजर से देखते हैं कि आरपी सिंह और रैना, जी जी जी, वहाँ वही देखते हैं ना, उसका नाम इतना बड़ा हो गया है कि बिल्कुल बिल्कुल बाकी सब सफलता लगती नहीं भी बिल्कुल सफल है। सर एज ए मैं क्रिकेट से थोड़ा सा अलग हट के बात करता हूँ कि आपको कुछ याद पड़ता, जैसे मुझे तो याद पड़ता है कि जब हम क्रिकेट फील्ड से मैं शाम को वापस आ रहे होते थे, हॉकी और रास्ते में हॉकी का मैदान पड़ता था, और उसमें अंधेरे में एक सरदार जो है वो गोल पोस्ट पर गेंद की ठक ठक की आवाज आती रहती, सब पहचान तो नहीं पाते थे क्योंकि अंधेरा इतना ज्यादा हो जाता था। तो आपको कुछ याद है उस खिलाड़ी की, और फिर वो इंडिया कैप्टन बना? और देखो ऐसा है कि स्पोर्ट्स कॉलेज क्योंकि एक आवासीय था, वहाँ पे हम लोग रहते भी थे इन साइड में, तो कई खिलाड़ियों के बारे में हमारे जो साथी प्रशिक्षक उनसे बात भी करते थे, जानकारी भी रखते थे। एमपी सिंह शॉर्ट कॉर्नर एशिया का बेस्ट रहा, और क्यों रहा इसके बारे में लोगों ने नहीं जाना होगा। हाँ ये जानते थे, इसकी वजह मैं बताता हूँ। लंच करके जब हम लोग स्पोर्ट्स कॉलेज के मैच से बाहर जाते थे, तो एक सरदार 3-4 छोटे खिलाड़ियों के साथ झोले में कई गेंदे लेके 1:30 बजे, हॉकी का ग्राउंड यही होता था सामने जो हमारा प्रशासन भवन है, पेनल्टी कॉर्नर की कम से कम 100-150 शॉट मार लेता था, तब जाता था 2:30-3 बजे ग्राउंड पे। मैं पूछता था एमपी से कि भाई एमपी, बोले बस जी बच्चे अपने साथ में जूनियर लड़कों को ले लेता था 9-10 के, वो अपना एक फेंकता था, एक गोलकीपर बनाता था। तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, वो वजह थी। भाई उसने किया ना बहुत प्रैक्टिस, तो तभी वो हुआ है। बाद में तो एस्ट्रोटर्फ आया, बाद में भी एमपी सिंह से मेरी बातचीत होती थी, वो कहता था कि लड़कों में जो कोचिंग के दौरान पे कोचिंग मिलती है, इसके बाद सेल्फ करनी जरूरी है। आप ताज्जुब करोगे, ये बात मुझको मेरे जो हमारे कॉलेज में बाद में डायरेक्टर और प्रिंसिपल उन्होंने कहा। अच्छा। एक प्रिंसिपल थे हमारे कॉलेज में मिस्टर पाठक, उन्होंने कहा दीपक जी एक बात बताऊं आपको, एक लड़का जो है आपका वॉलीबॉल कोर्ट की जो लाइट है, हमें लग गई वहां पे लाइट, उसकी लाइट को खोल के कोई लड़का रात के डिनर के बाद प्रैक्टिस करता है, क्योंकि मैं कभी कभार शाम को डिनर के बाद जाता हूँ तो मुझे आवाज आती है। अच्छा डिस्टेंस मेरा ग्राउंड से 1.5 किलोमीटर करीबन है, तो मैंने पता लगाने की कोशिश की, तो एक खिलाड़ी था, ये भी देखे बहुत अच्छे किस्से हैं। एक खिलाड़ी था हमारे कॉलेज में और वो गोरखपुर का था, तो मैंने उससे कहा कि तुमको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी चाहिए दोस्त, और तुम हम जितना सिखाया अपने सामने करते हो, लेकिन जब तक तुम सेपरेटली हाफ एन आवर नहीं करोगे तब तक तुम्हारा परफेक्ट नहीं होगा स्ट्रोक। तो क्यों, वो बेचारा ईस्ट जोन से था थोड़ा सा, और वो बुलाता था किसी को, क्लास 10 के 9 का था, जब सीनियर होता बुला लेगा, 11th को तो 10th वाले आ जाएंगे, और जब हम 9 तो 10th में तो किसको बुलाओगे, तो वो अकेला चला जाता। अच्छा। और वो क्या करता था, वॉल पे जो उसकी लॉन टेनिस की एक वॉल बना रखी थी हमारे कोचेस ने, जिसमें लॉन टेनिस पे प्रैक्टिस करता था वॉल पे का, तो बॉल मारता था, बाउंस होके आती थी और खेलता स्ट्रोक, 5-6 गेंद ले जाता था सिंथेटिक, बॉल फेंकता था, मारता था, करता, वो प्रैक्टिस करता था।
कैन यू बिलीव इट, अब्दुल सत्तार, अच्छा। और ही प्लेड रणजी ट्रॉफी लेटर ऑन रेलवे के लिए, शायद खेला है रेलवे से, और अब इस वक्त नेपाल टीम का वो ट्रेनर बन के गया था वर्ल्ड कप में। ओके, नहीं, ये जिक्र करना जरूरी है। राइट राइट राइट, हाँ पता नहीं लोगों को, मुझे भी अब्दुल नहीं पता। सत्तार दिल्ली में है, अच्छा। आपको नंबर दूंगा, उससे बात करिएगा। ओके, और वो लड़का प्रैक्टिस वहां करता था। हाँ ओके। और मैंने पूछा क्या है, तो लगन थी कि सर आपने कहा था, तो अच्छा, हमारे जो प्रिंसिपल थे वो कहते थे लाइट को खोलता है, मतलब उनके दिमाग में होता है, तो मैंने कहा खेलने दीजिए, वो प्रैक्टिस करता है। अच्छा, कमिटमेंट लेवल वो था, राइट। तो दैट इज व्हाट ही यूज्ड टू प्रैक्टिस इट। कोई और खिलाड़ी सर आपको याद आता हो? क्योंकि मैं अब्दुल तो सत्तार, आई एम सॉरी, ही प्लेड रणजी फॉर त्रिपुरा से खेला वहां से। अच्छा, हाँ, बताइए। क्योंकि मेरे छोड़ने के बाद जो खिलाड़ी बहुत ऊपर आ गए वो तो ठीक है, लेकिन कोई ऐसा खिलाड़ी आपको लगता है कि जो आपको आपके समय में लगता है कि यार ये अच्छा कर सकता था, लेकिन कुछ परिस्थितियां कुछ इस वजह से नहीं कर पाया, ऐसा कोई खिलाड़ी आपको नाम याद आते हैं? हालांकि कुछ बच्चे ऐसे हैं, जैसे मैंने सबसे बड़ा एग्जांपल आपके सामने आशीष वेस्टर्न दिया, हाँ। कि शुड हैव प्लेड। नहीं चलो, वो तो फिर रणजी खेला, लेकिन नहीं, ऐसे बच्चे जो मैं सीनियर इंडिया की बात करता हूँ, उस लेवल पे था। अच्छा। और एक मोहम्मद सैफ जो अभी रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, बहुत जबरदस्त प्रतिभा का खिलाड़ी रहा, और रणजी ट्रॉफी यूपी से खेला, अभी रेलवे से खेल रहा है। और आई हैव नो आइडिया कि कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस अगर उसकी आए तो बहुत टैलेंटेड, अच्छा, बहुत स्टाइलिश लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। अच्छा। मैं आज भी, मेरे ख्याल एज ऑन हिज साइड, ही माइट बी जस्ट अराउंड 29-30 में होगा। तो उसके बारे में मेरे बहुत हाई फीलिंग थी कि ही कैन प्ले फॉर कंट्री, फॉर सीनियर्स। ही प्लेड फॉर जूनियर इंडिया अंडर 19, ऑस्ट्रेलिया टूर भी किया उसने। अच्छा। और उसके बारे में मैं ऐसे उदाहरण आपको दूंगा कि एक स्टेट लेवल टूर्नामेंट हो रहा था, तो उसमें लखनऊ की भी टीम खेल रही थी। तो उस मैच में वो जो पिच थी वो बहुत टर्निंग ट्रैक था। ओके। तो लखनऊ की टीम हार गई थी, और ये जिस टीम से गया था वो टीम जीत गई थी, मोहम्मद सैफ। तो एक रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर था जो दूसरी टीम से खेल रहा था, उसने मुझसे जिक्र किया कि सर आपका ये खिलाड़ी इतना जाबाज है, जिस विकेट पे हम लोग गेंद नहीं मिल रही थी उस पर उसने 100 कर दी। जाहिर है, तो क्योंकि ही यूज्ड टू प्ले लेट, एंटिसिपेशन बहुत अच्छा था, जजमेंट बहुत अच्छा था, होता ना बहुत से खिलाड़ी होते हैं, होता, ही स्कोर्ड 100। अच्छा। आई विश्ड he could have played far greater cricket. Okay. और but still hopes alive, आज भी है कि उम्मीद है खेल सकता है आगे भी, रेलवे से खेल रहा था। सर अब थोड़ा सा स्पोर्ट्स कॉलेज की बात हो गई, सब जानकारी बहुत सारी मिल गई है। आपको यूपीसीए में जाने का मौका मिला, वो भी ठीक है। आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि यार 2015 तक हो गया, अभी बहुत बच्चे हो गए, अभी नए वेन्यू की तलाश करते हैं, या कुछ क्या वजह रही कि मतलब आप कुछ यूपीसीए में गए आप, या नहीं? देखिए 2015 में मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया, लगभग मेरे 1.5-2 साल थे बाकी थे। और आई वाज ऑफर्ड द पोस्ट ऑफ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। और उस वक्त मुझको ऐसा लगा कि ये पोस्ट ऐसी है कि शायद इसमें मेरी उपयोगिता हो सकती है, क्योंकि क्रिकेट के कार्यक्रम बनाने की बात है, और संभवतः मैं कहूँगा कि उसमें सभी का सहयोग था। उसमें कुछ योजनाएं उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की भी बहुत अच्छी निकल के आई। बहुत पहले जब ट्रायल्स होते थे उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के, ओपन ट्रायल्स होते थे, और ओपन ट्रायल्स में जाहिर है कि सिलेक्टर्स लड़कों को देखते थे। हो सकता था कि ज़्यादा समय कम मिलने की वजह से हो सकता, तो कम मिलने की वजह से हो सकता था कुछ बच्चे नहीं सिलेक्ट हो पाते होंगे। तो सिस्टम में हम लोग ने इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर जोनल लेवल के मैचेस कराए, अंडर 16 के, अंडर 19 के। ओके। जिसमें काफ़ी कुछ हमारे जो पदाधिकारी थे, सेक्रेटरी थे, उसमें जिस वक्त मैंने ज्वाइन किया, राजीव शुक्ला सर थे सेक्रेटरी, उसके बाद युद्धवीर जी थे, युद्धवीर जी ने भी काफ़ी कुछ उसमें सहयोग दिया, और इंटर डिस्ट्रिक्ट के कार्यक्रम बनाए। उससे क्या हुआ कि कई मैचेस मिलने लगे बच्चों को, मैच के आधार पे सिलेक्शन होने लगा। Okay. तो
आप यकीन मानिए कि संभवतः कुछ योगदान तो वहाँ पे भी हुआ, और ऑपरेशन में बहुत काम होते हैं। राइट। अब इस वक्त मैं आई एम वर्किंग एज ए CEO ऑफ गौरहरी सिंगानिया क्रिकेट एकेडमी। ओके। तो उस पोस्ट पे भी मैंने कोचिंग के प्रोग्राम किए। अच्छा। जो उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में के अंतर्गत आने वाले जो खिलाड़ी जो रिटायर हो जाते हैं उनको कोचेस बनाना, अच्छा। जो काम नेशनल क्रिकेट एकेडमी हाँ, ने किया, जो NIS में किया। राइट। तो मैंने लेवल O कार्यक्रम शुरू किए, NCA के एजुकेटर्स बुलाए, अच्छा। 3 महीने सेमिनार वर्कशॉप किए, अच्छा। कई लोग क्वालिफाइड कोचेस बने, ओके। कई हमने वर्कशॉप किए जिसमें एम्पायर्स क्वालिफाइड बनाए, एलिजिबिलिटी बनाए, कई हमारे उसमें एम्पायरिंग के अलावा स्कोरर्स भी हुए हैं। तो ये कार्यक्रम को अभी मैं कर रहा हूँ। ओके। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इन्वॉल्वमेंट उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के कार्यक्रम से भी जो कुछ भी मैं योगदान दे सकता हूँ तो वो दे रहा हूँ। ओके। तो सर मैं थोड़ा सा एक कड़वा प्रश्न पूछूंगा। इस साल की बात करें तो हमारा परफॉर्मेंस इतना गंदा क्यों रहा इस बार? अब देखिए हरीश, इस वक्त मैं ऑपरेशन को पिछले मोर देन ए ईयर से नहीं देख रहा हूँ। अच्छा। देखिए बात देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कोई भी आकलन तब करते हैं जब आप यू आर इन द सिस्टम। अच्छा। मतलब मैं सिस्टम में ओवरऑल उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन पे हूँ, हाँ। लेकिन आई एम लुकिंग आफ्टर द एकेडमी पोर्शन। अच्छा। कोचेस कौन है, क्योंकि मेरा उससे वास्ता ही था नहीं। बिल्कुल, क्योंकि मैं बात करता था, हमारी मीटिंग होती थी, मैं डिस्कस करता था आपकी क्या। अब मैं कैसे बताऊं आपको। अच्छा, आप उस मतलब उस मैं तरह से ऑपरेशन में नहीं हूं ना। ओके। आई एम लुकिंग आफ्टर। तो ऑपरेशन में कब तक थे आप फिर? ऑपरेशन में नवंबर 2023। अच्छा। भाई उस वक्त तो हमारे IPL के भी काफी हाँ, लोग हुए हुए थे, थे। हाँ। तो इसके बारे में कुछ टीमें जो हैं हमारी शायद अंडर 19 कूच बिहार क्वालिफाई कर गई है रिकॉर्ड में, लेकिन रणजी में नहीं करी क्वालिफाई। देयर कुड बी समथिंग व्हिच कैन बी आंसर्ड बाय दोस पीपल हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्वड टू इट। तो जब आप UPCA में आए तो उसके बाद क्या फिर चेंजेस हुए या मैंने ये चेंज बताया ना, जैसे आपके इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर जोनल जी ट्रायल सिस्टम में एक बच्चा जो हमारा फाइनली यूपी की टीम में सेलेक्ट होता था 6-6 7-7, इवन समटाइम तो जो सिलेक्शन मैचेस में 9 मैच खेलने के बाद होता था। तो उससे क्या होता था कि जब परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन होता है तो जाहिर है कि टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होती है। ओके। मैं कूच बिहार की भी टीम में चैंपियन हुई और रणजी में भी अच्छा हुआ। IPL में एक साल तो हमारे 13 बच्चे IPL टीम में थे, आज की तारीख में भी काफी बच्चे हैं। जी। तो ग्रोथ तो हुई है, लेकिन क्या होता है ना कि वही बात है कि जब एक दौर वो भी था UPCA का कि जब 6-6 7-7 बच्चे इंडिया खेल रहे थे, वो भी अपेक्षाएं, जैसे कैफ थे, प्रवीण कुमार था, सब खेल ही रहे थे। राइट। तो इट्स लाइक दैट ओनली। सर थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ मैं। आपके तीनों बेटे जो है वो क्रिकेट से जुड़े रहे हैं, क्रिकेट खेला है, उनके बारे में बताइए थोड़ा सा। जब आपके बारे में बात कर रहे हैं हम तो। मेरे 3 बेटे हैं और सबसे बड़ा बेटा शिवांश, उसने हमारी नेशनल जो जूनियर ट्रॉफी होती है जी, उस वक्त विजय हजारे भी थी, जो अंडर 17 भी हुई थी सर, विजय मर्चेंट थी, अंडर 15 थी उस वक्त जी। अंडर 15 की कैप्टनसी भी की थी उसने, यूपी की नेशनल में खेला था वो। और अंडर 19 कूच बिहार भी खेला था उसने। अच्छा। CK नायडू भी खेला उसने, और प्रॉब्लम में रणजी के प्रॉब्लम्स में भी था। अच्छा। एक साल तो उसने IPL का चेन्नई सुपर के कैंप किया था। चेन्नई में जाके उसको बुलाया गया था। और उसका सिलेक्शन उसमें भी स्टाइपेंड पे था इंडियन ऑयल से। अच्छा। उसके कुछ अच्छे मैचेस भी हुए थे, शायद ये क्षत्रित पुजारा खेलते थे, रेलवे के खिलाफ उसने 5-6 विकेट भी लिए थे। अच्छा। और जाहिर है कि उसके बारे में कई लोगों ने मुझे बताया भी कि ये ही शुड प्ले इन अ वेरी हाई ग्रेड ऑफ क्रिकेट। लेकिन एक इंटर जोनल मैच हो रहा था वहाँ पर बेंगलोर में, और ही हैड टेकन 6 विकेट्स इन दैट मैच अगेंस्ट परहैप्स नॉर्थ जोन के खिलाफ। और अंडर 19 की टीम सिलेक्शन हो जाता है इसका, लेकिन ये जब बैटिंग कर रहा था तो इसको यहाँ पे बॉल लगी, इसका फिंगर फ्रैक्चर हो गया, तो ही कुड नॉट बी सिलेक्टेड फर्दर मोर। लेकिन वो कंटिन्यू करा उसने क्रिकेट। और उसके बाद उसने जब आगे उसको लगा कि रणजी में अभी नहीं मौका मिलेगा, तो एजुकेशन फील्ड में भी उसने काम किया, MBA किया उसने। अच्छा। और अभी एक
ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें स्पोर्ट्स मैनेजर था। अब उसने स्टार्टअप में खुद ही किया है ओके। और उसकी अपनी स्पोर्ट शायद एकेडमीज चल रही हैं अपनी। अच्छा अच्छा। प्लस दूसरा 2 बच्चे हैं और हैं छोटे, जी, ट्विंस हैं हमारे। उसमें से एक बच्चे ने यूपी कूचबिहार की टीम अच्छा, में था, स्क्वाड में था। ओके। और वो भी जैसा मैंने शुरू में बताया कि बिना जॉब के तो नहीं चलता। हाँ हाँ जैसा पढ़ाई में दोनों हाँ। बच्चे थे, उन्होंने भी एमबीए किया और दोनों बच्चों का शुरुआती दौर पे डेलॉयट जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसमें कार्यरत हैं। अच्छा। इसमें एक ने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर रखी है और एक डेलॉयट में है ओके और वेरी वेल सेटल्ड। ओके दे आर डूइंग वेरी वेल इन द फील्ड। लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर के मैचेस बहुत खेलते हैं। ओके। मतलब मुझे जैसा पता चलता है कि हर सैटरडे संडे को वो मैच खेलते हैं। अच्छा अच्छा। तो अच्छा है कि क्रिकेट खेलते रहेंगे जब तक आप, तब तक आपके जीवन में उमंग ही रहेगी। राइट राइट राइट, ये बात तो है। अच्छा सर, अभी हम अपने इंटरव्यू के समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि 2025 में हमारे स्पोर्ट्स कॉलेज के 50 साल पूरे हो रहे हैं और रियूनियन भी कर रहे हैं। वो तो जब तक ये इंटरव्यू आएगा जब तक हो चुकी होगी। तो इस 50 साल के सफ़र के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और इसके भविष्य के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जब अगले 50 साल आएंगे तो शायद हम लोग हों नहीं हों पता नहीं, लेकिन इस 50 साल के पीरियड को और आने वाले 50 साल के पीरियड को, आगे आने वाले 50 साल को तो बहुत मुश्किल है बताना, लेकिन जो 50 साल बीत गए हैं उसके बारे में आप क्या, आपका क्या कहना चाहते हैं आप? हमारे जो बच्चे निकले उनके लिए, जो बच्चे खेलना चाहते हैं, आना चाहते हैं स्पोर्ट्स कॉलेज में, उनके लिए क्या यादें हैं, क्या कहना चाहते हैं आप उस जर्नी के बारे में? हरीश, ये बात सर्वविदित है और सत्य भी है कि इस 50 साल को आप 2 या 3 वर्गों में बांट सकते हैं। जी। हर समय का अपना एक अलग महत्व होता है और उस वक्त तो शायद उतनी सुविधाएं भी नहीं होंगी। सुविधाओं का दृष्टिकोण ये है कि जैसे आप लोग कभी कहें क्रिकेट में इंडोर होना या बॉलिंग मशीन होना या हॉकी का एस्ट्रोटर्फ ना होना या सिंथेटिक ट्रैक ना होना। लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत जिससे कहना चाहिए, जिसको मैं इम्पोर्टेंस देता हूँ हमेशा, कि सुविधाएं अकेले खिलाड़ी नहीं बनाती हैं। क्योंकि बात मेरी अरुण लाल जी से भी हो रही थी। अच्छा। कई ऐसे आपको एकेडमीज दिखेंगी, बहुत सुविधाएं हैं लेकिन खिलाड़ी एक नहीं है। सुविधाओं से कहीं ज्यादा होता है कि टैलेंट और बहुत जबरदस्त लगन के साथ कोचिंग करना, वहां पर चौंकाने वाले नतीजे मिल जाए। हाँ, ये जरूर है कि अगर सुविधाएं जुड़ जाए उन लोगों के साथ में तो फिर बहुत अच्छी बात होगी। अब क्या बात जो आपने कही 50 वर्ष हो गए, हमें अपने इस लेगेसी को आगे कैसे ले जाना है, इसी स्पोर्ट्स कॉलेज में क्या कार्यक्रम बनाए, ये राज्य सरकार को भी सोचना चाहिए कि जो पुराने लोग थे, जो जिन्होंने सक्सेस स्टोरीज बनाई, उनके साथ संवाद शुरू करें। राइट। क्योंकि होते ये बात, जैसे आप लोग भी 50 वर्ष आए हैं, अपनी अपनी आप लोग अपने उमंग उत्साह के साथ में आप लोग बात करते हैं। तो इसमें जो वर्तमान के प्रशिक्षक हैं, जो कोचेस के अलावा जो यहाँ के एकेडमिक्स के भी लोग हैं, जो आपके प्रधानाचार्य भी हैं, उनको बैठ के जो इनकी कुछ अपनी जैसे कहना चाहिए कठिनाइयां हैं, उसके बारे में डिस्कस करें। ओके। अन्यथा क्या होगा कि कहाँ हम बीच में हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो फिर सुविधाएं अकेले नहीं बना सकती। दूसरी चीज है कि यहाँ पे जो कोचेस हैं दीर्घकालीन तरीके से, हमारे जो कोचेस हैं उनको रेगुलर जॉब पे भी होना चाहिए और साथ में हमारे जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है उसको और कड़ा करिए आप, ट्रांसपेरेंट। देखिए, आपको मैंने शुरुआत में बताई थी, अगर आपके कोचिंग के कार्यक्रम में सिलेक्शन नहीं ठीक है, मैं कोई भी टीका टिप्पणी नहीं कह रहा हूं कि सिलेक्शन अच्छा है बुरा है, तो क्या होगा कि आपको नतीजे अच्छे नहीं मिलेंगे, आपको ताज्जुब होगा। आप ही के माध्यम से बता रहा हूं, जिस वर्ष रैना और आरपी का उदय हुआ था, इंटरनेशनल हुए थे, और 1-2 साल के अंदर ही 2006-07 की बात है, हमारे स्पोर्ट्स कॉलेज के 14 सेंटर थे। वो भी प्रस्तावना हम ही ने बनाई थी कि सेंटर अलग बनाइए। 14 सेंटर थे।
जिसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे ट्रायल्स होने लगे थे। बरेली था, मुरादाबाद था, कानपुर था, लखनऊ था, अलग अलग सेंटर थे, रीजनल सेंटर थे। लखनऊ भी एक रीजनल सेंटर था। अच्छा। हरीश, कैन यू बिलीव इट, उस लखनऊ के रीजनल सेंटर में 4000 लड़का ट्रायल देने आया था। ओह माय गॉड। क्रिकेट में अच्छा। 4000 लड़का, और लोग भीड़ देख के ताज्जुब में, दैनिक जागरण में फ्रंट पेज में लिखा था कि ये इलाहाबाद, उस वक्त इलाहाबाद ही कहते थे, इसका संगम का मेला है या कुछ और, इसको जानने के लिए पृष्ठ 10 देखें। और ये उसने ऊपर से हाइट से फोटोग्राफ लिया था, सब लिखते, और फिर लिखा था ये स्पोर्ट्स कॉल में क्रिकेट के छात्र ट्रायल्स लेने आए। इतने बच्चे आए थे। तो क्या होता है कि जब आपके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो टैलेंट अपने आप आता है, और टैलेंट उसमें ही खोजा जाता है, क्वांटिटी में ही क्वालिटी खोजी जाती है। तात्पर्य ये कहने का, उस वर्ष के, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो हमारे डायरेक्टर थे, उन्होंने एक लफ्ज कहा मुझे बुला के, और मैं 4000 लोगों को माइक लगा के डायरेक्शन दे रहा था, उनको बताया गया कि मुझे बुलाया जा रहा है। अच्छा। हालांकि बड़ा अनौपचारिक बात है, इसको आप लेना चाहें ले, नहीं ले। और मुझे बुला के कहा कि चलिए आइए शर्मा जी आए, बैठिए, और मैं तो आपके गेम से बहुत परेशान हूँ। अच्छा। भीड़ बहुत आ गई, इस बात को उन्होंने कहा। मैंने कहा आपको खुद से परेशानी होने लगी, आपको खुशी होनी चाहिए कि हमारे गेम में इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं और इसका आकर्षण का केंद्र बिंदु है। मैंने कहा उन कोचेस से पूछिए जिनके की गेम में केवल 10 और 20 और 25 लगे। आपकी कोचिंग वही कम प्रतीत होती है जहाँ पर लोग कम आते हैं। तो फिर उनका समझ में आ गया उनको अपनी गलती। नहीं, कोल्ड ड्रिंक पीजिए, करिए। खैर वो अलग बात थी, लेकिन मुझे बहुत खुशी थी कि शायद कुछ काम तो जरूर हुआ। मैंने शायद 6-7 दिन ट्रायल किए होंगे। और मैंने कुछ कोचेज और बुलाए, अलग अलग 10 नेट्स चलाए थे, इधर 5 किए, उधर के, और इस तरह से मैंने सबको मौका दिया। तो मेरे घर में 2 अभिभावक आए, मुझे याद है अच्छी तरह से। अच्छा। और एक खान साहब थे, लखनऊ के थे, उनका लड़का शायद सेलेक्ट अगले साल में हुआ था, उस साल नहीं हुआ था। तो कुछ को एक उन्होंने कहा, उनके लफ्ज मुझे याद है कि शर्मा जी, एक लफ्ज आप में इस्तेमाल बहुत किया जाता है, साधुवाद। आप में कितना जबरदस्त धैर्य, और वो था प्रेम से, आपने सबको वक्त दिया, गजब की आपको वो है, और जिसकी वजह से शायद आपके रिजल्ट ही अच्छे आएंगे। तो बात वहीं से शुरू होती है। या आप टैलेंट को आप पकड़िए अर्ली स्टेज में। कदापि मत सोचिए कि आप समय ज्यादा दे रहे हैं, कुछ करें। आप समझ लीजिए कि इन्हीं से आपको नतीजे मिलेंगे। मैं एक बार एक इलाहाबाद का लड़का ट्रायल लेने आया था, तो ये सब आनंद शुक्ला, ये सब सेलेक्टर्स थे, हमारे साथ बैठे थे, 5 सेलेक्टर्स थे। एक लड़का बहुत टैलेंटेड था, वो उस दिन जब वो ट्रायल्स हो रहा था अच्छा नहीं खेल रहा था, तो इसको चाह रहे थे कि इसको खत्म करिए। ये बात आप लोगों को पता थी, सबको पता थी, ये आपको पता थी? नहीं, मैं तो सामने बैठा हुआ था ना, सिलेक्शन कमेटी थी। वही मैं कह रहा हूँ कि बाकी और जो आनंद शुक्ला जी ने शायद कहा, वो बेचारे दिवंगत हो गए, नहीं यानी दीपक यार ठीक नहीं खेला, इसको ओवर करो। मैंने कहा सर रुक जाइए 1 मिनट, मैं गया उसके पास। मैं बता रहा हूँ, ये बात कोचेस को भी समझना चाहिए। मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा तुम किस बात पे डरते हो? मैंने कहा तुम्हारी तो प्रतिभा ये है कि सब कायल हो जाएंगे, तुम हमारी ओर मत देखो। अगर तुम्हें हाफ वॉली मिलती है तो खुल के मारो यार, तुम्हें अटैक करके खेलते हो, खेलो। तुमको सिलेक्शन करके मैं लाया हूँ, करेक्ट, और कोई नहीं लाया है। और मैंने उससे 2 मिनट बात करी, और मैंने कहा खेलोगे ना, तुम्हारा गुरु मैं बन गया आज से। मैं आके बैठा। उसके बाद वो लड़के ने जो गेम खेलना शुरू किया, आनंद शुक्ला कह रहे, अरे यार क्या हो गया इसको? नीरू कपूर बोले क्या हो गया यार इसको? मैंने कहा ये अच्छा ही है। उसका सिलेक्शन हुआ। कैन यू बिलीव इट, ही प्लेड फॉर अंडर 19 फॉर इंडिया। जाहिद अली करके था, जाहिद अली विकेट कीपर था बैटिंग। तो वो बच्चा छूट जाता ना, तो छूट जाता ना, लेकिन मैंने छोड़ने दिया। तो आपकी निगाह, आपका कमिटमेंट लेवल, और जिसका मैंने जिक्र किया था आपको शुरू, पंकज अग्रवाल का जिसका जिक्र किया था, जिसमें आरपीसी में किया था, उस साल ट्रायल पानी बरस जाने की वजह से टल रहे थे, तो मैंने हॉल पे, जो आपकी डॉर्मेट्री जहां आप रहते थे, हॉल पे लिया था। अच्छा। और आनंद शुक्ला जी से कहा था यहाँ पे शॉर्ट रेंज होगा, लेकिन बैट्समैन का ट्रायल हो जाएगा। तो एक बच्चा जो बाहर, हम जब जा रहे थे, पहले दिन का ट्रायल खत्म हो गया था, तो वो
ये जो छोटा सा गेट के पास में पुलिया से बनी है, हाँ। वहां पे बैठा हुआ रो रहा था वो। अच्छा। तो मैं मोटरसाइकिल थी, हाँ। मैं रुक गया। तो मैं, क्या हो गया भाई? तो बोल नहीं पा रहा था। मैंने कहा नहीं बताओ था। मैं उसे गले लगा। कैसा घर में माता पिता जी से लड़ के मैं आया था ट्रायल देने, मेरा नंबर ही कट गया। तो मैंने कहा नंबर कट गया, खत्म थोड़ी ना हो गया तुम्हारा कुछ। तो मैंने, क्या नंबर था, क्या रोल नंबर तेरा था? ये था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कल फिर आना, तुम्हारा फिर से हम ट्रायल लेंगे। अच्छा। फिर छोटा बच्चा है यार, इसको क्या तुम्हारा ट्रायल करा देंगे। तो लिस्ट में नाम कटा था। तो अगले दिन फिर जब ट्रायल हुआ, ऊपर हॉल में हुआ तो आनंद शुक्ला जी से मैंने कहा कि ये लड़का हमारी, वो शायद कभी कभी कहते हैं कि अच्छाई के लिए कभी झूठ बोलना ठीक होता है। मैंने कहा हमारी लिस्ट में लड़का था और आपकी लिस्ट में नहीं होगा, इसको दोबारा देख लीजिए। अच्छा। आओ, उसको स्पार्क मिल गया, बहुत अच्छी बैटिंग कर गया, उसका सिलेक्शन हो गया। अच्छा। ये पंकज अग्रवाल था। ओह अच्छा। Can you believe it? These are the examples. Don't miss a single second in spotting a talent. Right. Give him an opportunity. तो वहीं पे क्या होता है, तो ये जो हम लोग की लेगेसी है और ये जो संवाद है, जो सीनियर बच्चे हैं, आप लोग भी हो, बात करिए, कोचेस से भी बात करिए कि आपके जो प्रॉब्लम्स हो आप डिस्कस करिए इनसे, आपकी जो प्रॉब्लम हो डिस्कस करिए। और उनसे करने के बाद में क्या पता सामान पूरा ना मिल रहा हो, क्या पता कोई और बात हो, क्या उनको मैच के लिए कितनी इजाजत होती है, क्या, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, बट यू हैव टू डिस्कस अबाउट दैट, बिकॉज इस कर्म भूमि में कोई ना कोई बात है, यहाँ से तो निकलेगा ना बच्चा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी पहल होगी। राइट सर, अब मेरा आखिरी प्रश्न है, क्योंकि मैंने जब बात करते करते एक खिलाड़ी का ये ध्यान आ गया, तो इसलिए मैं उस खिलाड़ी पर आपसे बात करके और आपका व्यू लेकर फिर हम इस बातचीत को ख़त्म करते हैं। एक खिलाड़ी था, मतलब अभी है लेकिन खिलाड़ी था वो, केएल तेजवानी, जो शायद बाद में रणजी भी खेला शायद, और बाद में सेलेक्टर भी रहे। वो अभी भी सिलेक्शन किसी में तो है। उनके बारे में, क्योंकि वो एक, मुझे लगता है कि वो जितने भी हमारे यहाँ ऑफ स्पिनर आए हैं, वो थोड़ा सा, एक तो 11th में आए थे वो, और एक उनकी बॉलिंग का अलग एक अंदाज था। वो उनके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे लोगों को इंस्पायर करने के लिए, कुछ याद है यदि आप? हालांकि हरीश, इंटरव्यू के लिए शायद कई पूरा दिन हो जाएगा, क्रिकेट की बात तो कुछ नहीं बात है, उसका भी जिक्र करना चाहिए रहा था। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। एक स्कीम हमारे कॉलेज में आई थी, केवल 1-2 साल थी, 2 साल। वी यूज्ड टू सिलेक्ट द बॉयज, फर्स्ट ईयर में भी करते थे। कन्हैयालाल तेजवानी था और वो रणजी भी खेला और हमारे बराबर संपर्क में भी है। हमारी उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की उसमें सिलेक्शन कमेटी में भी रहा, मैनेजर भी रहा, कोच भी रहा। और भारत पेट्रोलियम पे अफसर, शायद ऑयल अफसर कुछ कोई पोस्ट थी उसकी, उससे रिटायर अभी भी हुआ है। और बहुत अच्छी गेंदबाजी करता था। उसने काफी कुछ कम समय में भी काफी कुछ हासिल किया। जो सबसे बड़ी चीज उसने हासिल की, उस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। He developed that particular thing, the art of communication, discussing more about it. He was the person who used to sit next to my seat in the morning breakfast table. I remember. Okay. और वो आगे पहले सीट वहीं आके बैठ जाता था. And he used to discuss a lot about it. Perhaps he was interested to communicate with me in English. Right? Okay. He was learning that. As he started understanding better, बोलने भी लगा था, और later on fluently he started speaking it. Yes. And I asked him, you are speaking very good English, how it has happened so? They told me, sir, we have been talking with you and I was learning from you. I was looking at you with your personality, how to talk, how to behave. मतलब होता है ना, तो उसने वो हासिल किया, personality development, communication, बहुत अच्छा हासिल किया। और उसके बाद में आज भी वो अच्छा कर रहा है और ही इज अ नाइस पर्सनालिटी। आई परहैप्स स्पोकन टू लवलेश माथुर से, मैंने कहा कि उसको भी बुलाओ, तो उसने कहा था कि किसी पर्टिकुलर कमिटमेंट है, कहीं पार्टी कहीं पे जाना था उसको, अदरवाइज वो आता है। तो ही हैज बीन ए फाइन क्रिकेटर, वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, और हम लोग ने अपनी स्कीम में भी रखा। तो ही इज ऑल्सो एसेट ऑफ द कॉलेज, कॉलेज का भी एसेट रहा। सर क्विकली 2 और लोगों का नाम ये मुझे याद आ गया है।
एक राम प्रकाश सिंह जो हम बात कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा और उसके बाद डिटेल में बात बताइए। और एक विनय गिल का भी मुझे पता नहीं क्यों ये अचानक से याद आया है। विनय गिल, ही प्लेड फॉर यूपी, राइट, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, राइट। और दूसरा ये कि पढ़ने में अच्छा था। हाँ। और रामप्रकाश और विनय गिल की समानता ये थी कि दोनों ने हाई स्कूल में टॉप किया था, कॉलेज में, मतलब हम लोग ने एक बना रखा था कि जो करेगा उसको मेधावी छात्र मानेंगे। उस श्रेणी में एक और लड़के का नाम है, इसका भी जिक्र करूंगा, नीरज टंडन। अच्छा। वो फिरोजाबाद का है। अच्छा। यूपी की टीम का अंडर 15 का कैप्टन था, पढ़ने में बहुत अच्छा था। ओके। तो वो साथ में खेलता भी था होता। तो इन तीनों बच्चों में समानताएं ये थी कि तीनों मेधावी छात्र थे और बहुत अच्छे शिष्य थे। देखिए, कहते हैं एक लफ्ज है हरीश, अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस, कि आप शिष्यत्व की भावना से कोई सीखने। अभी मैं किसी का वो जाकिर हुसैन साहब के बारे में बताना चाहूंगा। वो जिक्र कर रहे थे कि जो प्रशिक्षक होता है वो सिखाता नहीं है बल्कि ट्रेनी सीखता है। ये बात में समझने की है कि हमने तो सिखाया सबको, क्या वजह है कुछ बहुत सीख गए, कुछ थोड़ा उससे कम सीखे, कुछ बिल्कुल नहीं सीखे। तो कोच ने तो सबको बताया, लेकिन सीखा किसने? तो ये तीनों बच्चों को मैं कहता हूँ कि खिलाड़ी भी अच्छे थे और बहुत अच्छे शिष्य थे, बहुत एकदम सीधी लाइन पे चलने वाले, जैसा बताए वैसा करें। इनको मैंने एजुकेशन फील्ड में भी अपने जो साथी हमारे एकेडमिक्स में थे, टीएन पानी जी थे, श्री शर्मा थे, अनफॉर्चुनेटली इज नो मोर, उनसे भी बात की कि इन बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लास ले लीजिए। और वो अल्टीमेटली इसका राम प्रकाश सिंह का बड़ा भाई जो था वो हमसे संपर्क में था, मेरे ख्याल से इधर रहता था, लक्ष्य बख्शी की तालाब के आगे कहीं, तो यूज्ड टू कम, और उसने एजुकेशन में आगे डाला, कंपटीशन की तैयारी करी, बीसीएस में गया, और बड़ी खुशी है कि वो हुआ। विनय गिल भी इसी तरीके से पहले तो बेसिक शिक्षा अधिकारी बना, फिर उसके बाद वो डीआईएस के रैंक पे रिटायर हुआ। नीरज टंडन इनकम टैक्स ऑफिसर है दिल्ली में इस वक्त। और आप भी उससे मान में, ये बच्चे वो हैं हमारे। अभी अगर नीरज को पता चले सब दिल्ली में और हम कहीं बुलाएं, वो छुट्टी लेके आ जाए। अच्छा। तो ये आज की तारीख में मैं सभी कोचेस को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि गुरु और शिष्य का इतना जबरदस्त रिश्ता होना चाहिए जैसे अभिभावक और बच्चे का होता है। मतलब आप उनके अच्छाई के बारे में भी, उनकी बुराइयों को खत्म करिए, उनको एक अच्छा खिलाड़ी बनाइए, तो ये सबसे बड़ी सेवा होगी। तो मुझे बड़ी खुशी है कि इसमें हो सकता है कई नाम मिस हो रहे होंगे। और अगर ये कोई इंटरव्यू सुने कोई, ऐसा ना सोचे, सभी को साधुवाद, सभी को आशीर्वाद। हमारे सभी बच्चे अच्छे थे। कुछ जिसे कहते हैं कि लोग कहते हैं, कभी कभी अपने प्रशिक्षार्थियों को नालायक कुछ कहते हैं, हम उनको नटखट कहते हैं। तो मैं सबको ठीक करते हुए, और जाहिर है कि जब कभी कोई शिकायत किसी करता, तो मैंने कहा हमारे क्रिकेट ग्राउंड में तो बिल्कुल बढ़िया है, ट्रेनिंग लेता है, तो प्रशिक्षार्थी भी समझता है किससे सबसे अच्छा हासिल होना है। राइट। सर, अब मेरा ये आखिरी प्रश्न है। अभी आपने जिक्र किया था, यदि मैं करेक्ट नाम ले पा रहा हूँ, गौड़ हरि सिंघानिया एकेडमी में इस समय आप जुड़े हैं, राइट? तो वो क्या क्रिकेट की कोचिंग है या? देखिए, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का ही एक भाग है। अच्छा। हाँ, यस। अच्छा, इसका नाम दिया गया है इसको एकेडमी। एक्चुअली क्या है, हमारी ये उनके नाम पे गौरी सिंघानिया जी, क्योंकि हम लोग के उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के बहुत वर्षों तक वरिष्ठ वो रहे थे मैनेजमेंट में, तो उनके नाम पे ये एकेडमी है। ओके। इसमें क्या होता है, ये मुझे जो ऑफिस हमारा, उसी के पीछे ग्राउंड है, कमला क्लब का। अच्छा। उसी में एकेडमी है। अच्छा, कानपुर में। ओके। और उस एकेडमी में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे जब से मुझे दिया है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोचेस बनाना, जो क्रिकेट जिन्होंने खेल लिया है, अलग अलग जगहों पे उत्तर प्रदेश में अलग अलग ट्रेनिंग देते हो, तो कम से कम बेसिक लेवल की कोचिंग आनी चाहिए। तो लेवल वो प्रोग्राम किए हमने वहां पर। अच्छा। उसी तरीके से हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के, इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो मैचेस होते हैं क्रिकेट के, जो हमारे द्वारा उत्तर प्रदेश एसोसिएशन के होते हैं, उनको एम्पायर सी तो करेंगे, तो वो क्वालिफाइड एम्पायर बनाना, अच्छा, स्कोरर बनाना, ओके,
है ना, ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं वहां पर। अच्छा अच्छा। इसलिए क्योंकि मुझको ऐसा लगता है कि हमारे अकेले प्रयास करने से अच्छी क्रिकेट उत्तर प्रदेश की हमेशा नहीं रहेगी। हाँ, तो पिरामिड बनाई है पिरामिड बनाई है। कि हर जगह पे कोई भी अगर गाजीपुर का ही कोई व्यक्ति हो और हाँ। क्रिकेट खेला हो तो भैया कोच बनने पहले क्वालिफाइड कोच बन जाओ हमारे यहाँ के, हाँ, सही फिर बात। कोचिंग करोगे तो सही कोचिंग करोगे। ओके। हो सकता है तुम्हारे यहाँ का एक लड़का खेल जाए हाँ, यूपी, हाँ। हो सकता है वहाँ आजमगढ़ का खेले, हो सकता है मुजफ्फरनगर का खेले, कहीं का भी खेल सकता है, राइट राइट। लेकिन वहाँ पे कोचेस तो होने चाहिए। हाँ। तो ये कार्यक्रम बना रहे हैं, तो इसमें ये भी हमारा कार्यक्रम ही था, हाँ। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में मैं बड़े हमेशा से जुड़ा था राइट, राइट। कॉलेज में, और उसके साथ ही साथ मेरे दिमाग में भी ये रहता था कि कैसे क्या कर सकते हैं, तो जितना हो सकता है योगदान दे रहा हूँ। हाँ, ये मेरी समझ से एक अच्छा इनिशिएटिव है। इस तरह की बिल्कुल। सोच किसी ने नहीं इस तरह से सोचा है कि, बिल्कुल, है ना, ये एक अच्छा इनिशिएटिव। जाहिर है कि सबको साधुवाद, सब अच्छा करें, अपना जहाँ पर भी रहें। जी जी, थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना कीमती टाइम मुझे दिया, और मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मैं आपके बाजू में बैठ के आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। इससे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए शायद जीवन में और नहीं मिल सकता। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।